Hello students, welcome to the amazing platform of NCERT वाला। So my dear students, क्या आप सब रेडी हैं श्री गणेश करने के लिए केमिस्ट्री का? तो बच्चे आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं एंड विद द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ केमिस्ट्री विच इज फिजिकल केमिस्ट्री, राइट? यस। So my dear students, my name is Anushka Chaudhary and I am going to cover your physical chemistry part। तो फिजिकल केमिस्ट्री को पहले मैम थोड़ा सा हम समझ लें कि कैसे अप्रोच करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? यस। तो बेटा फिजिकल केमिस्ट्री, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि फिजिकल केमिस्ट्री ना मैम फॉर्मूला याद कर लिया तो सब हो गया। मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं और मैं आपको इंश्योर करती हूं कि कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे मैम बोल रही हैं अगर वैसे वैसे फॉरवर्ड मूव किया तो कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, सब कुछ समझ आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में हर चीज प्रैक्टिकली अप्लाई होती है। आपके आसपास कितनी सारी चीजें हैं जो आप कर रहे हैं बट आपको नहीं पता कि आप वहां पर फिजिकल केमिस्ट्री के कितने कॉन्सेप्ट्स यूज कर रहे हैं। अभी समझ आएगा जब एक एक करके चीजें पढ़ेंगे ना तो आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। और फिर जब आप कभी पानी पी रहे होगे तो आप सोचोगे कि अच्छा फिजिकल केमिस्ट्री है भाई, इसमें भी कोई कॉन्सेप्ट होगा केमिस्ट्री का। जब आप नींबू पानी बना रहे होगे तो भी आपको फिजिकल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट याद आएगा। जब आप चाय बनाओगे, चाय पियोगे तो उसमें भी फिजिकल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ऐसा बना दूंगी मैं आप लोगों को, राइट? यस। और फिर आप क्या कर सकते हो, मम्मा को ऐसे कॉन्सेप्ट्स बता के और अपनी ऐसे क्या कहते हैं वो मम्मा को शो कर सकते हो, शो ऑफ कर सकते हो कि मुझे बहुत कुछ आता है, राइट? यस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम करने क्या वाले हैं एक बार उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, जैसे कि सबसे पहला जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं दैट इज योर सॉल्यूशंस। सो आपको करना क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू इज आपको एक अलग नोटबुक बनानी है बच्चे, जिसके अंदर जब हम क्लास कर रहे होंगे तो आप अपने नोट्स बनाएंगे, ठीक है? नोट्स बनाएंगे, नोट्स में मैम आपको क्वेश्चंस देंगी। यस, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करेंगे ही ना। यस, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप मेरे साथ करेंगे क्लास में। अब बहुत टाइम में ऐसा बोलूंगी आपको क्योंकि ये रिकॉर्डेड है, ठीक है? तो मैं आपको बोलूंगी कि ये क्वेश्चन आया, एक कॉन्सेप्ट बताया, आई विल टेल यू कि पॉज करो वीडियो को, खुद ट्राई करो। आप खुद ट्राई करना, अगर आपसे हो जाता है वेरी गुड, अगर नहीं होता तो डीमोटिवेट नहीं होना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड भी कोई भी ना एकदम परफेक्ट नहीं होता है, धीरे धीरे परफेक्ट बनते हैं ना। यस, तो आपको पहले उस क्वेश्चन को मैम से समझना है, बट यू नो दैट वो आपसे खुद से नहीं हुआ तो आप उसको टिक कर लो। क्यों? क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे तो आपको उस पार्ट को क्या करना है, उस क्वेश्चन को खुद से करना है, ठीक है? पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या है, आपको पता है कि मैम सॉल्यूशंस चैप्टर स्टार्ट करने वाली है, आपको पता है कि कौन सा टॉपिक कवर होने वाला है ना। क्या करो, एनसीईआरटी से उतने पार्ट को पहले पढ़ लो। अब आप कहोगे मैम पहले पढ़ लेंगे तो कुछ समझ तो आएगा ही नहीं। आई नो नहीं समझ आएगा, बट बच्चे अगर आप उसे पढ़ोगे तो 90% मान लो नहीं समझ आया, 10% चीजें समझ आएंगी। और वो जो 90% नहीं समझ आई उसमें ना बहुत सारे डाउट्स आएंगे आपके मन में कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। तो यानी कि आपने एक ऐसी चीज पहले से पढ़ी हुई है जिसमें कुछ कुछ डाउट्स हैं आपके मन में ऑलरेडी। तो जब मैं उस पार्ट को पढ़ाऊंगी तो आपके वो डाउट्स जो हैं वो अपने आप क्लियर होते रहेंगे। तो ये तरीका होता है पढ़ने का, जो बिल्कुल जिन्हें हम कहते हैं ना एकदम क्लास के टॉपर्स या फिर जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, पता है यही करते हैं, वो पहले पढ़ लेते हैं ताकि उनको डाउट्स आए और फिर लेक्चर के टाइम पे उनके डाउट्स क्लियर हो, ठीक है? अब सीधा आके यहीं पे क्लास में पढ़ोगे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, कोई डाउट आएगा ही नहीं, और फिर बाद में जब डाउट आएगा तो फिर वो डाउट ही रह जाएगा। तो इसलिए पहले से पढ़ना है, ठीक है? ओके, प्रैक्टिस शीट मिलेगी, ठीक है? उसके बारे में ना मेरे को एंड में डिस्कशन करना है। जब आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी तो उसको कैसे अप्रोच करना है वो मैम आपको एंड में बताएंगी, ठीक है? तो ऐसे आपको मार्गदर्शन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मैम से मिलता रहेगा, ठीक है? यस। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम सॉल्यूशंस चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सॉल्यूशंस स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हम मूव करेंगे, जैसे आपने जो 9th 10th में पढ़ा हुआ है ना, वहां से हम कनेक्ट करेंगे इन चीजों को जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो भाई इजी से टॉप लेवल पे हम जाने वाले हैं, ठीक है? तो चलो बच्चे आज का अमेजिंग सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, हम पढ़ने वाले हैं दैट व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होता क्या है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ये नाम तो आपने कभी सुना होगा, मोल कॉन्सेप्ट में भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं, देख रहे हो
केमिस्ट्री के अंदर ही 2 अलग अलग चैप्टर्स में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आता है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इससे ना इस वाले पार्ट से तो 100% एक क्वेश्चन तो 100% आता है, इसको नहीं छोड़ सकते, है ना। चलो ओके परफेक्ट। तो बच्चे ये है आपके सामने, बस श्री गणेश करने के लिए मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ दैट कितनी ऑसम है केमिस्ट्री। जिधर देखोगे उधर आपको केमिस्ट्री मिलेगी। सुबह कॉफी पियोगे तो उसमें आपको केमिस्ट्री मिलेगी, कभी चॉकलेट खाओगे तो उसमें आपको केमिस्ट्री मिलेगी, भागोगे उसमें आपको केमिस्ट्री दिखेगी, राइट। यस, तो भैया केमिस्ट्री है हमारे ऑल अराउंड और इसी की वजह से हम हैं खुश खुश, राइट। यस ओके बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन जो आई होप आप सभी को समझ भी आ रहा होगा इज व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है, ये तो मैम डेफिनेशन हमें भी आती है, राइट। यस, तो बहुत सारे बच्चों के मन में दिमाग में ऐसे चल रहा होगा मैम मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर, है ना। मैम इतनी इजी सी तो डेफिनेशन है, तो चलो इस डेफिनेशन को लिख लेते हैं पहले। तो मैटर क्या होता है, एनीथिंग that has mass and occupies space. ओके ठीक है, चलो मैम इतना तो समझ आया। कोई भी ऐसी चीज जिसका मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे मैटर कहते हैं। हमारे ऑल अराउंड बहुत सारी चीजें मैटर है। मैम के हाथ में पेन है, ये पेन भी मैटर है। आपके हाथ में पेन है, वो भी मैटर है। आप नोटबुक पे लिख रहे हो, वो भी मैटर है। उसमें मास है मैम, उसमें वो एक स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। चलो ये तो मैम फिर भी मेरे को ना सॉलिड में दिख रही है, ठीक है। थोड़ा लिक्विड पर चलते हैं, ठीक है। क्या आपको ये पानी की बॉटल दिखाई दे रही है ना। तो मैम ये पानी की बोतल में जो पानी है उसका भी कुछ मास है, बिल्कुल। वो भी कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, बिल्कुल। तो क्या होगा बेटा, वो भी क्या है, आपका मैटर है, ठीक है। चलो मैम ये भी समझ लिया। गैस, गैस क्या है मैम। अगर हम गैस के बारे में सोचें तो गैस तो पूरे रूम में है लेकिन हम भी प्रेजेंट हैं। तो मैम गैस का ना कोई मास हो रहा है और ना ही वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। बेटा गैस स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ये कैसे समझ सकते हो। एक बाउल लेना, उस बाउल के अंदर पानी डालना, ठीक है। उसके बाद में खाली ग्लास लेना और उस ग्लास को 90 डिग्री एंगल के ऊपर उस पानी के अंदर डालने की कोशिश करना। इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी आपको, बहुत फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ रही है इतनी फोर्स, क्योंकि उसके अंदर एयर है और जो एयर है वो क्या कर रही है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और इसीलिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है उसको नीचे पुश करने के लिए। तो यानी कि जो एयर है हमारे अराउंड, जो गैसेस हैं वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और वो भी क्या है, मैटर है, राइट। यस ना, इतना क्लियर हुआ तो यहां से एक और चीज दिमाग में आई, मैम मैटर के कितने फॉर्म्स हो सकते हैं, हाउ मेनी फॉर्म्स कैन मैटर एग्जिस्ट। क्योंकि मैम हमने अभी देखा, आपने कुछ एग्जांपल्स दिया, आपने सॉलिड का भी एग्जांपल दे दिया, आपने गैस का भी एग्जांपल दे दिया, आपने लिक्विड का भी एग्जांपल दे दिया, राइट। यस, तो चलिए लिख लेते हैं हम इन्हें यहां पर। तो आपके पास में है मैटर, ठीक है। अब ये जो मैटर है ना, ये आपका मेजरली सॉलिड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इट कैन बी इन लिक्विड फॉर्म एज वेल एंड इट कैन ऑल्सो बी इन गैसियस फॉर्म, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि क्या मैम बस यही 3 स्टेट्स होती हैं, इसके अलावा कोई स्टेट नहीं होती है। बेटा इसके अलावा भी स्टेट्स होती हैं, बट आपके सिलेबस में सिर्फ यही 3 है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, बस आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है। ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर भी मैम आपको देंगी, आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इसे हम कहेंगे स्माइली क्वेश्चन। तो आप लोग स्माइली क्वेश्चन आंसर करके इसका आंसर देंगे दैट व्हाट इज द स्टेट ऑफ फायर,
ठीक है। इस स्माइली क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका आंसर दूंगी, ठीक है। ओके, पहले मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी एंड देन आई विल गिव यू द आंसर कि फायर जो है उसकी क्या स्टेट है, ठीक है। परफेक्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मैम, ये तो बहुत बेसिक चीजें पढ़ ली हमने। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ें तो मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पूछना चाहूंगी। जैसे कि बच्चे, मैं आपको एक नाम देती हूँ, मतलब मैं आपके सामने कुछ लिख रही हूँ, इसको सोच के आपके दिमाग में क्या आया? मैम ने क्या लिखा है? H2O। H2O यानी कि मैम, H2O यानी कि मैम पानी, है ना मैम, पानी। H2O मीन्स वाटर, वाटर मीन्स पानी, बस समझ आ गया। यानी कि मैम लिक्विड वाटर जो होता है वो H2O होता है। मोस्टली सबको ऐसा ही लगता है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो बच्चे आप बिल्कुल गलत हैं। यस, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्यों? क्योंकि H2O जो है ना, जो आपका H2O है बेटा, ये ना एक मॉलिक्यूल है। ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब H2O मॉलिक्यूल है, अब वो अलग अलग स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। जो आपका H2O है वो आपका सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, वो आपका लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, और वो आपका गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ H2O लिख दिया तो इसका मतलब है कि वो वाटर वाली स्टेट है, लिक्विड वाली स्टेट है। नहीं, H2O एक मॉलिक्यूल है और वो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। अगर आप सॉलिड स्टेट की बात करोगे तो आइस, लिक्विड यानी कि मैम जो हम पीने का पानी यूज कर रहे हैं, तो मैम लिख देती हैं पीने का पानी, है ना। और भी बहुत सारी स्टेट्स होती हैं जो पीने का पानी नहीं होता, लेकिन वो H2O ही होता है, ठीक है। बट ये आपके लिए समझने के लिए, ठीक है। अब गैसियस स्टेट की बात करोगे तो बेटा वाटर वेपर्स, है ना। यस, तो यानी कि हम ये कहते हैं कि मैम H2O का मतलब ये नहीं है कि सीधा लिक्विड स्टेट, नहीं, अलग अलग स्टेट्स में वो एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, तो इसके बाद में आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम ये तो समझ आ गया कि अलग अलग स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, पर क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि ये अलग अलग स्टेट्स में एग्जिस्ट करता क्यों है ना। क्यों एग्जिस्ट करता है? क्यों कोई चीज सॉलिड है, क्यों कोई चीज लिक्विड है, क्यों कोई चीज गैस है? इसका भी तो रीजन दो। तो अब हम इसका रीजन समझेंगे, ठीक है। और इसीलिए हम कहते हैं दैट जो स्टेट होती है, जो कोई भी मैटर की स्टेट होती है, वो मेजरली बेटा दो चीजों पे डिपेंड करती है। यानी कि अगर आप स्टेट की बात करोगे तो वो फंक्शन है दो मेजर चीजों का। वो दो फंक्शन किस चीज का फंक्शन है? इट इज अ फंक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो यहां पर आ गया आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई इशू नहीं है, यहां तक तो समझ आ रहा है? बिल्कुल मैम। अब देखो बेटा, थर्मल एनर्जी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैम थर्मल एनर्जी को सुन के मैं एक चीज समझ पा रही हूं कि थर्मल एनर्जी का ना टेम्परेचर से कोई रिलेशन होगा, ठीक है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा थर्मल एनर्जी होगी, है ना। आप ऐसा समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे हो। तो यानी कि बेटा थर्मल एनर्जी क्या है? अब इमेजिन करो कि आप ना एक क्लास में बैठे हो, ठीक है। क्लास में मैम ने लगा दी आग, ठीक है। मैं बहुत शैतान हूं, मैंने लगा दी आग। क्या करोगे? भागोगे ना रैंडमली। हाँ, तो क्या हुआ? आपकी ना एनर्जी बढ़ गई और आप क्या हुआ? बाहर निकलने के लिए भागने लगे रैंडमली, कोई किसी का ध्यान नहीं दे रहा, कोई लाइन में नहीं है भाई, बस भाग रहे हैं। तो वो क्या हुआ? तो उससे आप समझ सकते हो कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो थर्मल एनर्जी बढ़ती है और मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऐसा तो समझ आ रहा है? बिल्कुल। तो हम क्या कह सकते हैं? दैट थर्मल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। थर्मल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और मैम आप जैसे टेम्परेचर को बढ़ाओगे वैसे ही थर्मल एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। बेटा मैं थर्मल एनर्जी को TE से और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को FOA से रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। अब मैम जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे और थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके वो क्या करेंगे? रैंडमली थोड़ा दूर जाने की कोशिश करने लगेंगे, ठीक है। एक पॉइंट समझ में आया। अगला पॉइंट समझते हैं भाई, अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट क्या है? नेक्स्ट इज योर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सोचो,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? अगर मैं दो मॉलिक्यूल्स पास आ रहे होते हैं तो उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है। इमेजिन करो कि इसके ऊपर मैं प्रेशर अप्लाई करूं, अगर मैं दो मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करने की कोशिश करूंगी तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, ठीक है। यस, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश की तो पार्टिकल्स दूर जाने लगेंगे क्योंकि उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ आ रहा होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन प्रेशर, ठीक है। जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो मैम आप यहां से लिख सकते हो दैट जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी। और इसीलिए मैम हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो क्या होता है, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यस, तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आपकी अलग अलग स्टेट्स हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो बेटा सभी के अंदर थर्मल एनर्जी भी प्रेजेंट होती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी प्रेजेंट होती है। अब दोनों में से ना कोई एक डोमिनेट करती है ओवर दी अदर, कोई ज्यादा होगी कोई कम होगी, और वही डिसाइड करता है कि कौन सी स्टेट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। इससे पहले कि आप लोग ये सोचे कि मैम ये वाला टॉपिक कहाँ है, एनसीईआरटी में तो नहीं मिला हमें, बेटा दिस इज द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पार्ट, ठीक है। इसको समझोगे तो आगे चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, बहुत बेसिक चीजें कर रहे हैं, ओके। तो यानी कि मैम हमें समझ आ गया कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है तो हम अब आप मुझे सोच के बता सकते हो क्या मैं इसको यहाँ पर लिख लूँ, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लेती हूँ, ओके। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम ना इधर लिखते हैं इसको, ठीक है। यहां पे मैं आपके सामने लिखने की कोशिश कर रही हूं। अब सोचो मैम, अगर आप सॉलिड स्टेट की बात करते हो तो सॉलिड स्टेट में क्या होगा, आप खुद बताओगे, मैम तो नहीं बताएंगी। अब मैम ने अपना काम कर दिया, अब आप खुद सोच के मुझे बताओगे। अगर सॉलिड स्टेट है तो मैम पार्टिकल्स जो हैं वो पास पास होंगे, पार्टिकल्स में कौन सी फोर्स डोमिनेट कर रही होगी? पार्टिकल्स दूर दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं या पास पास आने की कोशिश कर रहे हैं सॉलिड में? मैम सॉलिड में तो बहुत पास पास होते हैं, उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो हम क्या कह सकते हैं, दैट सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करती है ओवर थर्मल एनर्जी, राइट। यस, तो यानी कि हम कह सकते हैं दैट here force of attraction is very much larger than the thermal energy। पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं, सेकंड विल बी योर गैसियस की बात करते हैं। तो ये आ गया आपके पास में गैसियस स्टेट। तो अब अगर आप गैसियस स्टेट की बात करेंगे तो गैसियस स्टेट में क्या होगा भाई, सोच के बताओ मुझे। मैम गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई किधर ही जा रहा है कोई किधर ही जा रहा है। अब अगर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती तो वो पास पास आने की कोशिश करते हैं, है ना। यस, तो यानी कि मैम यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट थर्मल एनर्जी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट मैम एक ही स्टेट रह गई, अब उसकी डिस्कशन कर लेते हैं, विच इज योर लिक्विड स्टेट, ठीक है। अब मुझे लिक्विड स्टेट के बारे में बताओ, आप लोग ही मुझे बताओगे अगेन। मैम अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करें तो पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें मैम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती तो है लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं होती क्योंकि वो फ्लो कर रहे होते हैं। और मैम सेम इसी तरह से थर्मल एनर्जी भी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती क्योंकि फिर वो गैस की तरह बन जाएंगे। तो बेटा जो फोर्सेस होती है ना वो इंटरमीडिएट होती हैं, थोड़ी सी थर्मल एनर्जी ज़्यादा होती है बट नियरली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थर्मल एनर्जी के इक्वल होती है। तो हम क्या कह सकते हैं दैट यहाँ पर थर्मल एनर्जी जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा या नियरली इक्वल होती है टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये रीजन होता है कि चीजें अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं कि उनमें कौन सी एनर्जी ज्यादा है उसके बेसिस पे वो अलग अलग स्टेट्स में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। कोई इशू नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी तो हम बहुत बेसिक चीज कर रहे हैं, ठीक है। एक टेबल आया है और इस टेबल को आपको फिल करना है, ठीक है।
तो टेबल कहता है कि आपके पास में है सॉलिड, आपके पास में है लिक्विड और आपके पास में है गैस, ठीक है। अब वो कहता है कि मास, शेप और वॉल्यूम के टर्म्स में हमें ये बता दीजिए कौन सी चीज कौन सी स्टेट के लिए फिक्स्ड होती है और कौन सी चेंज होती रहती है, ठीक है। ओके, चलो सोचो, वीडियो को पॉज करो और पहले इसको फिल करो। ओके, ठीक है, तो मैम फिल करती हैं आपके लिए। पहला है आपके पास में मास। तो मैम मास तो मैटर है भाई, मैटर का मास फिक्स्ड होता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। पानी, अगर हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर लिया तो उसका मास फिक्स्ड है, अगर हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉलिड लिया तो भी उसका मास फिक्स है, और अगर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस की बात करोगे ना, उसका भी मास फिक्स होता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं दैट दिस इज कॉन्स्टेंट फॉर एवरी पार्ट, ठीक है। तो मैम मास तो सभी के लिए कांस्टेंट है, इसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है, कांस्टेंट लिख दो, फिक्स लिख दो, एक ही बात है, परफेक्ट, कोई इश्यू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात शेप की। शेप के बारे में अगर आप सोचोगे तो आप कहोगे मैम सॉलिड शेप फिक्स होती है, सॉलिड की मैम शेप फिक्स है भाई, कांस्टेंट है, तो मैं इसको फिक्स लिख दूं, फिक्स लिख दो, कांस्टेंट लिख दो, एक ही बात है। तो मैम सॉलिड की शेप फिक्स होती है, क्या पानी की शेप फिक्स होती है? अगर आपने 500 ml पानी लिया और एक ग्लास के अंदर लिया तो वो पानी ग्लास की शेप ले लेगा, है ना। अगर आपने उसी 500 ml पानी को किसी भी बाउल के अंदर डाल दिया तो वो बाउल की शेप ले लेगा, तो उसकी शेप जो होती है फिक्स नहीं होती। तो यानी कि हम क्या लिखेंगे? नॉट फिक्स्ड। सिमिलरली अगर आप गैस की बात करोगे तो मैम गैस की भी कोई शेप फिक्स नहीं होती, आप रूम में डालोगे रूम की शेप ले लेगा, आप किसी कंटेनर में डाल दो उसकी शेप ले लेगा। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं? दिस इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये कंटेनर की शेप ले लेता है, यू कैन से दैट कंटेनर, एंड हेयर ऑल्सो यू कैन राइट एज कंटेनर, ठीक है। अब बात आती है आपके वॉल्यूम की। तो अगर आप पानी की वॉल्यूम की बात करोगे, पानी की वॉल्यूम सॉलिड से शुरू करेंगे, तो सॉलिड की अगर आप वॉल्यूम के बारे में बात करोगे तो वो भी एकदम फिक्स होती है, ठीक है। जितना भी है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, चाहे कोई भी सॉलिड स्टेट है, वॉल्यूम मैम उसकी फिक्स होती है। तो ये तो आपकी फिक्स होगी, ठीक है। क्या लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स होती है? मैम लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स होती है। आपने 500 ml पानी लिया है तो ग्लास में भी वो 500 ml ही रहेगा, आपने बॉटल में डाल दिया तो बॉटल में भी वो 500 ही रहेगा। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं? दैट यहां पर ये फिक्स्ड होती है। लेकिन गैस, मैम गैस बिल्कुल फिक्स नहीं होती है। गैस जिस भी कंटेनर में डालते हो उसकी वॉल्यूम ले लेती है। शायद आपने गैसियस स्टेट में कभी पढ़ा होगा कि जिस भी कंटेनर में एक गैस डाली जाती है, गैस की वॉल्यूम उस कंटेनर की वॉल्यूम के इक्वल हो जाती है ना। यस, तो यहां पर ये कंटेनर की वॉल्यूम ले लेती है। और आप क्या कह सकते हो? दैट इट हैज, बेटा मान लो कि आपने एक कप में किसी भी तरह से गैस को ऐसे फिक्स कर लिया, फिल कर लिया। इमेजिन करवाती हूँ मैं आपको, ठीक है। आप इमेजिन करो कि आपने परफ्यूम लिया और उसको ना एक कप के अंदर डाल के और उसको कवर कर लिया, ठीक है। जब तक आप उसको कवर करके रखोगे तब तक उसकी खुशबू नहीं आती है, ठीक है, नहीं आती। अब आप ना एक रूम में आए, इस रूम में आने के बाद में आपने क्या किया? उसको खोल दिया। अगर आपने उसको खोल दिया तो पूरे रूम में उस परफ्यूम की खुशबू हो जाएगी, पूरा रूम ऐसे खुशबूदार हो जाएगा। तो यानी कि वो जो गैस थी, उसने, जो आपका परफ्यूम था वो गैसियस फॉर्म में था, उसने क्या किया? उसने पहले उस कप की वॉल्यूम को अपनी वॉल्यूम बना लिया था, ठीक है। जैसे ही आपने वो खोला तो वो जिस रूम में था उसने उस रूम की वॉल्यूम को अपनी वॉल्यूम बना लिया। यानी कि गैस के पास होती है इनफाइनाइट एक्सपैंडेबिलिटी। क्या होती है? इनफाइनाइट एक्सपैंडेबिलिटी होती है। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स करने में बहुत काम आएगा, ठीक है। कि जिस भी कंटेनर में आपको गैस की वॉल्यूम दियो, आप सोच लो कि वही उसके गैस की वॉल्यूम खुद है, ठीक है, परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। अब मैम ये तो हमें फिर भी आता था, आपने ये क्या बता दिया हमें, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। अच्छा, तो अब मैम आपसे एक क्वेश्चन पूछती हैं और अगर आपको इसका आंसर आता है तो मतलब आपको बहुत कुछ आता है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है बच्चे, और आपके मन में भी आना चाहिए बीइंग अ स्टूडेंट, कि मैम क्यों किसी चीज की तो शेप फिक्स होती है और किसी चीज की शेप फिक्स नहीं होती है? क्यों किसी की वॉल्यूम फिक्स होती है और किसी की वॉल्यूम फिक्स नहीं होती? मतलब गैस की वॉल्यूम क्यों नहीं है फिक्स्ड? वाटर और सॉलिड की, लिक्विड और सॉलिड की क्यों है वॉल्यूम फिक्स्ड? इसका भी तो कोई रीजन होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी है कि कुछ भी कर दिया, है ना।
हाँ, तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो मेरे बताने से पहले ना अपना कमेंट में बता देना, ठीक है। आई जस्ट चेक आउट कि किसने मेरे को आंसर दिया था, लेकिन प्लीज़ हाँ सच बताना है, ठीक है, क्योंकि अब मैं आपके कमेंट्स देख नहीं सकती हूँ, तो मेरा रीज़न सुनने के बाद में अगर लिखा ना तो ज़्यादा स्मार्ट मत बनना, ठीक है। चलो ओके, तो अब मैम आपको बताएंगी कि क्यों सॉलिड की शेप भी फिक्स होती है, वॉल्यूम भी फिक्स होती है। मतलब कि क्यों शेप फिक्स होती है किसी किसी चीज़ों की, जब शेप फिक्स होती है तो क्या चीज़ें होती हैं, क्या रीजंस होते हैं उसके, जब वॉल्यूम फिक्स होती है तो उसके क्या रीजंस होते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम इसको समझते हैं। ओके, तो इस कहानी को समझने के लिए मुझे आप ही बच्चों में से 2 बच्चों को यहाँ पर लाना पड़ेगा। अब आप कहोगे मामा सच में यहाँ पे ला रहे हो क्या किन्हीं 2 बच्चों को? नहीं, मैं सिर्फ रैंडमली 2 नाम लूंगी और आपको उन नामों को याद करना है, ठीक है। मतलब कि आप बस मेरे को बता देना कि कौन वो 2 स्टूडेंट्स आ गए। एक मैंने स्टूडेंट बुलाया, लेटर से इसका नाम है कुणाल, ठीक है, और एक और मैंने स्टूडेंट बुलाया, लेटर से इसका नाम है अभिषेक, ठीक है। अब मैंने कुणाल और अभिषेक जो हैं वो मेरी क्लास के सबसे शैतान बच्चे हैं, और जो सबसे शैतान बच्चे होते हैं मैम उनको जरूर पनिशमेंट देती है। तो मैम ने उनको पनिशमेंट दी। अब मैम ने बोला कि तुम दोनों यहाँ पर खड़े रहोगे और तुम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ोगे। वो होता ना 1 गज की दूरी है जरूरी, कोविड याद होगा, बहुत पुरानी बात तो नहीं है ना। हाँ, तो 1 गज की दूरी यानी कि तुम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के लेटर से A डिस्टेंस पे रहोगे। तो इन दोनों ने, अब मैं इनके हाथ में ऐसे एक्सपैंड कर दूंगी, ये देखो ठीक है। तो अब इन दोनों ने अपना हाथ पकड़ लिया और ये यहाँ पे खड़े हो गए, ठीक है। तो यानी कि बच्चे अगर 2 स्टूडेंट्स ऐसे खड़े हैं हाथ पकड़ के, तो आप क्या कह सकते हो? मैम वो अपनी जगह से नहीं हिल सकते, वो जो जगह है वो उनकी क्या है? मीन पोजीशन है। तो यानी कि बेटा ये आपके यहाँ पर ये कुणाल की मीन पोजीशन है और ये अभिषेक की मीन पोजीशन है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस A है, ये मैम ने बोल दिया। अब ना तो ये अपनी पोजीशन को छोड़ सकते हैं, मीन पोजीशन को छोड़ सकते हैं, और ना ही इनके बीच का डिस्टेंस चेंज होगा, है ना। तो यानी कि ये क्या कर सकते हैं? ये सिर्फ अपनी जगह पर ऐसे घूम सकते हैं, है ना। यस मैम, बस ये इतना ही कर सकते हैं। इतना समझ आ रहा होगा आपको? बिल्कुल। तो बेटा जब ऐसी स्टेट होती है जब ना तो मीन पोजीशन को छोड़ पाए पार्टिकल्स, अब आप समझो ये दोनों क्या है? पार्टिकल्स है। इमेजिन करना है पार्टिकल्स की फॉर्म में, और जो ये इनके बीच का डिस्टेंस होता है ना, इसे कहते हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। तो जब ना तो मीन पोजीशन चेंज हो और ना ही इंटर पार्टिकल डिस्टेंस चेंज हो, ऐसे दोनों केसेस में जब ये दोनों अप्लाई होते हैं तो शेप फिक्स हो जाती है। यानी कि मैम क्या कह रही है? शेप फिक्स। अब शेप फिक्स्ड कब होगी? इसकी 2 कंडीशंस हैं, और वो 2 कंडीशंस क्या हैं? फर्स्ट है मीन पोजीशन कैन नॉट चेंज, एक तो ये हो गया। दूसरा मैम ने क्या बोला? दूसरा मैम ने बोला इंटर पार्टिकल डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो सकता। तो यानी कि आप क्या कहोगे? इंटर पार्टिकल डिस्टेंस फिक्स्ड, ठीक है। जब ये दोनों चीजें एप्लीकेबल हैं, तो आपकी शेप फिक्स हो गई। सॉलिड जैसे होता है ना, अब एग्जांपल देती हूँ सॉलिड का। सॉलिड के अगर केस में देखोगे आप तो उसकी शेप फिक्स होती है। इसका मतलब है कि मैम मीन पोजीशन जो है पार्टिकल्स की वो भी नहीं चेंज हो सकती और ना ही उनके बीच का डिस्टेंस चेंज हो सकता है, और इसीलिए सॉलिड की शेप फिक्स होती है, ठीक है। ये केस तो मैम समझ आ गया। अब वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। अब अगर मैम यहाँ पर तुम्हें बोलती हैं कि वॉल्यूम फिक्स कब होगी, ठीक है, तो नेक्स्ट इज योर वॉल्यूम फिक्स्ड। तो वॉल्यूम कब फिक्स होगी आपकी बेटा? इमेजिन करो, अब मुझे ना कुणाल और अभिषेक पे थोड़ी सी दया आ गई, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कुणाल और अभिषेक को कि ठीक है बच्चे, तुम अब ठीक है, तुमने काफी देर पनिशमेंट ले ली, अब तुम दोनों ना घूम तो सकते हो, ठीक है, तुम अपनी मेन पोजीशन को छोड़ सकते हो, तुम जा सकते हो, लेकिन मैं इतनी लीनियंट नहीं हूं, मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूं, और इसीलिए मैं तुम दोनों को बोल रही हूं कि दूसरी कंडीशन जो है दैट इज तुम दोनों हाथ पकड़कर घूमोगे और तुम्हारे बीच में जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहना चाहिए।
यानी कि अब मैम मीन पोजीशन तो चेंज हो रही है लेकिन इंटर पार्टिकल डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, और उस टाइम पे बेटा आपकी वॉल्यूम फिक्स हो जाती है। यानी कि मैम वॉल्यूम कब फिक्स होती है, जब आपके पार्टिकल्स जो हैं, मान लो ये पहले इनकी मीन पोजीशन थी और इनके बीच का डिस्टेंस a था। अब मैंने कहा अपनी मीन पोजीशन को छोड़ दो, तो इसने अपनी मीन पोजीशन को छोड़ दिया, यहां आ गया, इसने अपनी मीन पोजीशन को छोड़ दिया, यहां आ गया, पर डिस्टेंस तो अभी भी a है, तो वॉल्यूम फिक्स हो गई। शेप नहीं फिक्स हो सकती लेकिन वॉल्यूम फिक्स हो गई। तो आप यहां पर क्या कह सकते हो, दैट फॉर वॉल्यूम फिक्स्ड मीन पोजीशन कैन चेंज बट इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज फिक्स्ड। तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस फिक्स्ड। ठीक है, अमेजिंग, मजा आ रहा है, बहुत ही सही, बहुत ही सही। अब ये किसके केस में होता है, देखो जब आप लिक्विड की बात करते हो, जब आप लिक्विड स्टेट की बात करते हो, उसकी वॉल्यूम फिक्स होती है। तो आपके पास पानी था, आपने जब दूसरे ग्लास में डाला तो उन्होंने अपनी मीन पोजीशन तो छोड़ दी, लेकिन डिस्टेंस अभी भी पार्टिकल्स के बीच का सेम था, इसलिए वॉल्यूम फिक्स रहती है। समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ आ रहा है। अब गैसियस स्टेट की बात करो तो मैम ना तो शेप फिक्स होती है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर ना तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सेम रहता है और ना ही आपकी मीन पोजीशन सेम रहती है। ठीक है, आई होप अब आपको समझ आ गया कि क्यों कुछ चीजें जो सॉलिड होती हैं उनमें शेप भी फिक्स होती है, वॉल्यूम भी फिक्स होती है। सॉलिड में तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सेम है ना, अगर मीन पोजीशन फिक्स है तो देखा। तो ये है बेसिक डिफरेंस आपका शेप फिक्स होने का और वॉल्यूम फिक्स होने का। ठीक है, आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। मैम साइड हो जाएंगी, आप इसको टाइप लिख सकते हैं, मैं तब तक पानी पी लेती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो लिख लो बेटा इस चीज को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, आई होप आपने वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा। अब हम हमारे प्यारे से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मैम आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहती हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। अगर आप अपनी लेमन लैंग्वेज में सॉल्यूशन को डिफाइन करना चाहेंगे तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे। ठीक है, हाँ, जो एक बेसिक डेफिनेशन है जो आपके एनसीईआरटी में भी लिखी होगी वो तो मैं अभी लिखवा ही रही हूँ, वो मैं लिखवा रही हूँ। बाकी सोचो सॉल्यूशन क्या होता है। मैम अगर आप सॉल्यूशन की बात करते हो तो सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मैम पानी लो, पानी के अंदर चीनी को मिक्स कर दो, मिक्स हो गई, मिक्स हो गई, मिक्स हो गई। अब क्या आप पानी और चीनी को मिक्स होने के बाद में, कंप्लीटली मिक्स होने के बाद में अलग अलग कर सकते हो? क्या उनकी अलग अलग लेयर्स दिखती हैं? तो वो क्या है बेटा, वो एक होमोजेनस मिक्सचर है। एक होमोजेनस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जहां पर सारी जगह पर इवन कॉम्पोजिशन होती है। जब इवन कॉम्पोजिशन होती है तो वो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो पहले टेक्स्ट बुक डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसको समझेंगे। तो अगर आप सोल्यूशन की बात करते हो तो आप बोलोगे दैट इट इज द होमोजेनस mixture beyond the dimensions of atoms and molecules of two or more components। ठीक है, चलो ये है मैम टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन जो वहां पर लिखी हुई है। अब इसको समझते हैं, एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को समझेंगे। अगर आप यहां पर ध्यान से देखो बेटा तो होमोजेनस मिक्सचर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, होमोजेनस मिक्सचर का मतलब है कि जब आपने यहां पर एक वाटर का ग्लास लिया, आपने ग्लास लिया वाटर का, इसमें आपने डाला पानी, ठीक है, और इस पानी में आपने मिक्स कर दी चीनी। ठीक है, जब वो मिक्स हो जाएगी तो बेटा चाहे आप यहां से देख लो, यहां से पानी निकाल लो, चाहे आप यहां से निकाल लो और चाहे आप यहां से निकाल लो, एक ही जैसा मीठा लगता है ना। ऐसा तो नहीं होता कहीं पे ज्यादा मीठा लग रहा है, कहीं पे कम मीठा लग रहा है। जब आप उसको इवनली मिक्स कर देते हो तो वो एक होमोजेनस मिक्सचर बन जाता है और उसकी हर पॉइंट पे, हर जगह पे कॉम्पोजिशन जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, कहीं से भी उठा लो, राइट? यस, तो ये होता है होमोजेनस
कॉम्पोजिशन, ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर। बियॉन्ड द डायमेंशंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इसलिए लिखा है क्योंकि आप एटम्स और मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे। मैंने आपको बताया हो, अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसमें बोला जाता है कि जो एटम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनको कभी भी नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। इनफैक्ट नेकेड आई क्या, उनके लिए तो आप उनको तो बहुत ही कभी नहीं देख पाओगे, राइट, उनका तो साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। तो अगर आप बियॉन्ड मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स को छोड़ दो, उनकी डिस्कशन ना करो, तो उनके बियॉन्ड वो क्या है, एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, ठीक है, यस, परफेक्ट है। तो बियॉन्ड द डायमेंशंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स से मैम का क्या कहने का मतलब है कि एक सोल्यूशन में बेटा मिनिमम 2 कंपोनेंट्स होना तो जरूरी है। क्या आप सीधा अकेला पानी होता है तो क्या आप उसको सोल्यूशन बोलते हो? नहीं। जब आप पानी के अंदर चीनी मिक्स कर देते हो, यानी कि आपने 2 कंपोनेंट्स यूज किए, पानी और चीनी, तो आप उसे क्या बोलते हो? तो आप उसे बोलते हो सोल्यूशन, है ना। हाँ, तो यानी कि सोल्यूशन हमेशा 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स का बनता है। तो आप अपने पास लिख भी सकते हो दैट अ सोल्यूशन कंसिस्ट्स ऑफ मिनिमम 2 कंपोनेंट्स, ठीक है। अब ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इनका भी कुछ नाम होता है, तो अब हम इन नाम को समझने वाले हैं। तो मैम ने आपके सामने लिख दिया कंपोनेंट्स। एक सोल्यूशन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे अगर आप सोल्यूशन लिख दोगे तो सोल्यूशन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, और मैम वो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, उनको 2, क्योंकि मिनिमम 2 होते हैं ना, तो उनके नाम होते हैं, ठीक है। दोस कंपोनेंट्स कैन बी सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक होता है सोल्यूट और दूसरा उसका नाम होता है सॉल्वेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट कैसे डिसाइड किया जाता है। अगर आपने पानी के अंदर चीनी को मिक्स किया तो आप किसको सोल्यूट बोलोगे, किसको सॉल्वेंट बोलोगे? मैम पानी जो है वो सॉल्वेंट है और जो सोल्यूट है वो आपका चीनी है, ठीक है। चलो इतना मेरे को समझ आया। क्या बेटा हमेशा ऐसा ही होगा कि जो लिक्विड स्टेट होती है वही सॉल्वेंट होती है और हमेशा जो सॉलिड स्टेट में होगा आप उसको सोल्यूट बोलोगे? अब मान लो आपने पानी में इथेनॉल मिक्स कर दिया। पानी भी लिक्विड स्टेट में है, इथेनॉल भी लिक्विड स्टेट में। अगर आपने पानी में इथेनॉल मिक्स कर दिया तो दोनों लिक्विड थे, अब किसको सॉल्वेंट बोलोगे? इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो सॉल्वेंट होता है उसको कैसे जज करते हैं, कौन सा सॉल्वेंट है कौन सा सोल्यूट है, ये किस बेसिस पे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर हम एक नोट बनाकर लिख देते हैं दैट द कंपोनेंट, क्या हम सबको मोल्स निकालने आते हैं? अगर नहीं आते तो डोंट वरी, मैं आपको मोल्स निकालना भी सिखाऊंगी, ठीक है। अभी आप अपने पास ये पॉइंट लिख सकते हो कि वो कंपोनेंट जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं उसे सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट हमेशा वो होगा जिसके ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है। तो द कंपोनेंट विद more number of moles is known as solvent। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं क्या ऐसा हो सकता है कि एक सोल्यूशन में सिर्फ एक ही सोल्यूट और एक ही सॉल्वेंट होगा? अगर मैंने जो आपने पानी में चीनी डाली थी उसके साथ में आपने नमक भी डाल दिया, नींबू पानी बना रहे हो और नींबू पानी में आप पानी में चीनी भी डालते हो, आप नमक भी डालते हो, अब आपने नमक भी डाल दिया। अब मैम इस सोल्यूशन के तो 3 कंपोनेंट्स हो गए, वाटर, शुगर एंड सॉल्ट। तो अब क्या होगा बेटा, जो वाटर, शुगर और सॉल्ट है तीनों ही कंपोनेंट्स हैं आपके, राइट, यस। यानी कि अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने वाले हैं कि जो आपका सॉल्ट है आप उसको क्या बोलोगे, सोल्यूट बोलोगे या सॉल्वेंट बोलोगे? ये भी तो इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि एक सोल्यूशन के अंदर बेटा जो सॉल्वेंट होता है ना वो हमेशा एक ही होता है, लेकिन आपके पास एक से ज्यादा सोल्यूट हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक सोल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा, सोल्यूट 2 या 2 से ज्यादा, एक
2, 3, 4 मतलब एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कि जो आपका शुगर है, जो आपका सॉल्ट है, दोनों ही आपके सल्यूट्स होंगे। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है दैट इन अ सॉल्यूशन देयर इज ओनली वन सॉल्वेंट but you can have more than one सल्यूट, लेकिन आपके पास में एक से ज्यादा सल्यूट हो सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसको सॉल्वेंट बोल देंगे, और एक सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही सॉल्वेंट होता है, सल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, यस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है मैम, आपने हमें ये बोल दिया कि जो हमारा सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर आपके पास सॉल्वेंट भी हो सकता है, आपके पास सल्यूट भी हो सकता है। सॉल्वेंट एक ही होगा, सल्यूट आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो इमेजिन करो बच्चे, इमेजिन करो कि आपके पास में जब एक सल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, यानी कि टोटल जो कंपोनेंट्स हैं वो कितने हो गए, यहां पे अगर आप कंपोनेंट्स लिखोगे तो वो कितने हो गए, 2। तो बेटा ऐसे सॉल्यूशन का एक नाम होता है, एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक सल्यूट और एक सॉल्वेंट, उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली मैम आपने हमें अभी बताया कि सॉल्वेंट तो एक ही हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि एक सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट्स हो। अगर एक सॉल्वेंट है उसमें से तो बाकी के 2 क्या होंगे, सल्यूट होंगे, है ना। हाँ, तो यानी कि यहां पर मैम टोटल कंपोनेंट्स जो आ गए 3 आ गए, और इस सॉल्यूशन का भी एक नाम होता है जिसे बोला जाता है टर्शियरी सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है, टर्शियरी सॉल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अब अगर मैम 4 आ जाए, 4 कंपोनेंट्स हो जाए, तो उन 4 कंपोनेंट्स में से मैम एक तो सॉल्वेंट होगा और बाकी के तीनों जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके सल्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल कंपोनेंट्स 4 होंगे और इस सॉल्यूशन का नाम होता है बेटा क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अ टर्शियरी सॉल्यूशन, व्हाट इज अ क्वाटर्नरी सॉल्यूशन, तो यू कैन आंसर दिस एज वेल। ठीक है, यस। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपको हर बार बताया जाए कि आपका सॉल्यूशन कैसा है, बाइनरी है, टर्शियरी है, क्वाटर्नरी है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, तो आपको अगर कभी क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं है तो आप यही कंसिडर करेंगे कि इट इज अ बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो आप अपने पास यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट और बनाकर लिख सकते हैं दैट इफ नॉट मेंशन्ड कंसिडर अ बाइनरी सॉल्यूशन। If not mentioned, you have to consider it as a binary solution always. Okay? कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि एक सल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। परफेक्ट, कोई इशू नहीं है, यहाँ तक चीजें एकदम क्लियर हैं। अब आपके पास में एनसीईआरटी अगर आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको एक ये बॉक्स मिलेगा, ठीक है, जहां पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बताए गए हैं। जब आपका सॉल्वेंट जो है गैस होगा तो वो आपके गैसियस सॉल्यूशंस होंगे, जब आपका सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड होगा तो उन्हें लिक्विड सॉल्यूशंस कहते हैं, और जब सॉलिड होगा तो सॉलिड सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, अब मिक्सचर्स आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि सॉल्यूट कौन सा होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, राइट, यस। तो ये आपके पास में एक एग्जांपल, एक टेबल है जिसको आपको बस गो थ्रू करना है। ठीक है, यस। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टेबल, आई विल राइट इट हियर। एनसीईआरटी के अंदर ये टेबल आपके पास है, तो आपको यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी से गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एज सच कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज तो है नहीं, राइट, लेकिन आपके लिए ये टेबल इंपॉर्टेंट है, डोंट इग्नोर दिस टेबल। ओके ओके, परफेक्ट है, इशू नहीं है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब बेटा यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है विच इज योर एक्वस सोल्यूशन। मैम एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, सोच के देखो। एक्वस सोल्यूशन आपने बहुत बार ऐसे नाम भी सुने होंगे, एग्जाम्पल लिखती हूँ, एक्वस, NaOH, एक्वस HCl, है ना, ऐसे तो सुने, ऐसे नाम तो हमने सुने हैं मैम, इसका क्या मतलब होता है। अब हम ये समझेंगे कि एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि आप न्यूमेरिकल्स में इस वर्ड के गो थ्रू बहुत बार होंगे, ठीक है। तो बेटा एक्वस सॉल्यूशन का एक्चुअल में मतलब ये होता है दैट योर सॉल्वेंट इज वाटर,
मतलब आपको बताया नहीं जाएगा स्पेशली कि सुनो आपका ना सॉल्वेंट वाटर है, नहीं, आपको सीधा बोल देंगे एक्वस NaOH है आपके पास में। तो आपको खुद से समझना है कि उसके अंदर जो NaOH है वो आपका सल्यूट है, और एक्वस वर्ड लिखा है इसलिए जो सॉल्वेंट है वो क्या है आपका वाटर है। तो यानी कि इन एक्वस सोल्यूशन ये आपको बताता है दैट सॉल्वेंट इज ऑलवेज वाटर। तो जो आपका सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर है। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ये आएगा बार बार आएगा, बता रही हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल एक्वस NaOH का समझाना चाहूँ तो आई कैन राइट इट एज एक्वस NaOH हैज, अब मेरे को कुछ नहीं बताना, मेरे को सिर्फ एक्वस NaOH बताया, इसका मतलब है कि मेरे पास बाइनरी सोल्यूशन है, मैं ये कंसिडर करूंगी। अब बाइनरी सोल्यूशन है तो एक सॉल्वेंट होगा एक सोल्यूट होगा। मैम मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि NaOH जो है वो सोल्यूट होगा, एक्वस दिया है तो यानी कि सॉल्वेंट वाटर है। तो इन एग्जाम्पल एक्वस NaOH हैज NaOH as solute and water H2O as solvent। ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ बेटा, जब आप एक सोल्यूशन की बात करते हो तो सोल्यूशन के अंदर जब दो ही कंपोनेंट्स हैं, सल्यूट है सॉल्वेंट है, इनफैक्ट ज़्यादा कंपोनेंट्स भी होते हैं, तो भी जो रिएक्शन होती है ना वो हमेशा सल्यूट करता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो उस रिएक्शन के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है। नहीं समझ आया? मैम समझाती है। इमेजिन करो कि मैंने बोला कि आपके पास में जो एक्वस NaOH है, आपके पास में जो एक्वस NaOH है वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो आपको पता है मैम ये एक बेस है, ये एक एसिड है, तो मैम हमें मिलेगा सॉल्ट और हमें मिलेगा वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको पता है एक एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर मिलता है। अब बेटा अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर एसिड की जगह पे मैं आपको पूरा एग्जांपल लिख के दिखाती हूँ। मान लो HCl लिख दिया मैंने, ठीक है। HCl जब रिएक्ट करेगा तो आपको मिलेगा NaCl प्लस H2O। अब देखो ध्यान से देखना, NaOH में से इसने इसके साथ रिएक्ट किया और आपको सॉल्ट और वाटर दे दिया, लेकिन ये जो एक्वस का पानी था, जो एक्वस मतलब सॉल्वेंट वाटर है, क्या वाटर ने इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया? नहीं, उसने सिर्फ एक मीडियम प्रोवाइड किया जिसके अंदर आपके बेस और एसिड ने रिएक्शन किया। यानी कि हम यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं दैट इन अ सॉल्यूशन the reactive part is solute and solvent provides the medium for reaction, and solvent provide medium for रिएक्शन। ठीक है, तो इस लाइन को ये आपको मिल जाएगी, लाइन बहुत सारी जगह पे लिखी हुई। तो इस लाइन का मतलब ये होता है कि अगर आप एक सोल्यूशन समझोगे तो उस सोल्यूशन में हमेशा रिएक्शन सल्यूट करता है, जो सॉल्वेंट होता है वो सिर्फ एक मीडियम प्रोवाइड करता है, एक ऐसा होता है ना, एक प्लेस प्रोवाइड करता है कि चलो यहाँ पर रिएक्शन कर लो। तो सॉल्वेंट ऑलवेज प्रोवाइड्स द मीडियम एंड द रिएक्टिंग पार्ट इज ऑलवेज योर सल्यूट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, हमें यहां तक भी समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैम ने आपको यहां पर दिखाया मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैम हम मोल कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं? ये तो हम पढ़ के आए हैं। मेरे बहुत सारे बच्चा पार्टी जो है उनको मोल कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की ज़रूरत है, मुझे तुम लोगों पे पूरा भरोसा है। और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स समझने के लिए आपको ये समझ आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यस, तो मोल कॉन्सेप्ट में क्या करना है, पहले आप ना वीडियो को पॉज करके ये लिखना चाहते हो तो लिख लो, तब तक मैम पानी पी लेती हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लिखो। ओके, आई होप आपने इसको पॉज करके लिख लिया होगा, वैसे भी आपको इसकी PDF मिल जाएगी, सो डोंट वरी। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज मोल कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन इज मोल कॉन्सेप्ट नहीं, हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट में कैसे समझना है,
अगेन मैम आपको एक कहानी बताएंगी और उससे आप सब समझ जाएंगे, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट में मोल क्या होता है मैम, सबसे पहले हमें ये समझा दो। तो बेटा मोल जो है ना वो कोई फैंसी चीज नहीं है, वो बस एक फैंसी नंबर है जो आपने एक नंबर को दे दिया है, एक नंबर को आपने एक नाम दे दिया विच इज मोल। इमेजिन करवाते हैं हम आपको, इमेजिन करवाते हैं हम आपको। अब इमेजिन आपको क्या करना है, इमेजिन करने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया बेटा कि जब आप, मम्मी ने ना आपको बोला कि बेटा जाओ और दाल खत्म हो गई है, फटाफट दाल लेकर आओ, ठीक है। तो तुम दाल लेने जाओगे। अब अगर तुमने भैया को, जो आपको दाल देते हैं, जो शॉपकीपर भैया हैं, डॉक्टर पता नहीं कहाँ से आ गया मैम को नाम, तो अगर आपने शॉपकीपर को बोला कि भैया मुझे ना 10,000 दाल दे दो, 10,000 दाल, 5,000 दाल, इतनी दाल दे दो, तो वो आपको कहेगा निकलो भागो यहाँ से, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, अब मैं तुम्हारे लिए 5,000 या 10,000 दाल के दाने गिनने थोड़ी बैठूंगा, है ना। यस। और वहीं पर अगर आपने बहुत स्मार्टली कह दिया कि भैया 1 किलो दाल दे दो, तो आपको 1 किलो दाल दे देंगे। एक बात समझ आई। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैम दाल तो बहुत छोटी होती है ना, अब क्या 5,000 दाल को ऐसे ऐसे गिनेंगे, इसीलिए क्या किया गया, उसको एक स्टैंडर्डाइज तरीके से बना दिया गया ताकि थोड़ा काम आसान हो जाए। साइंस क्या है भाई, चीजों को आसान करने का तरीका, तो वही किया उन्होंने दाल को किलो के भाव से देना शुरू कर दिया ताकि काउंट ना करना पड़े, है ना। हाँ, सिमिलरली अब अगर आप कभी कहते हो भैया को, जो सब्जी फ्रूट्स वाले भैया होते हैं, भैया 1 दर्जन केले दे दो, अगर आपने 1 दर्जन केले बोले तो वो आपको 12 केले दे देंगे, है ना। हर एक चीज का कुछ फिक्स अमाउंट है। 1 किलो का मतलब है मैम हमें पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। वैसे ही 1 दर्जन का मतलब है 12 बनानास, सॉरी 1 दर्जन का मतलब है 12, और अगर 1 दर्जन बनाना है तो मतलब 12 बनानास, है ना। हाँ, तो बहुत चीजें आसान की गई हैं कुछ स्टैंडर्डाइज करके। सेम उसी तरह से जो हमारी बॉडी में या फिर जहाँ पर बाकी सब जगहों पे अगर आप देखोगे तो जो एटम्स तो हर जगह प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स तो हर जगह प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन्स तो हर जगह प्रेजेंट है, और वो बेटा इतने छोटे होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और इतने ज़्यादा लार्ज होते हैं नंबर के अंदर कि उनको अगर 1 2 3 गिनने बैठ गए ना तो हो गया काम। और इसीलिए काम को आसान करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक नंबर बनाया जिस नंबर को बोला 1 मोल, और उन्होंने कहा इस 1 मोल को एक वैल्यू प्रोवाइड कर दो, एंड दैट वैल्यू वाज 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, ठीक है। हाँ, तो मैम हो गया याद। अब कई बार ना 6.022 भी होता है तो कंफ्यूज मत हो जाना, इतना चलता है। ये है बेटा आपका 1 मोल। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं, देखो सिंबल है इसका एन से, ये सिंबल भी आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा, और बेटा इसको एक नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। हर एक चीज का मतलब एक ही है। 1 मोल 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, परफेक्ट है मैम, यहाँ तक कोई इशू हमें नहीं आ रहा है, आगे बताइए, ठीक है। तो अब जैसे कि अगर मैंने आपको बनानास के लिए बोला, कि यार सुनो ना मेरे पास ना 24 बनानास है, आई हैव 24 बनानास, तो मेरे पास कितने दर्जन बनानास है, तो आप क्या कहोगे, मैम अगर आपके पास में 24 बनानास हैं तो आपके पास में 2 दर्जन है, 2 डजन है। आपने बेसिकली किया क्या, आपने एक नंबर जो मैंने आपको दिया, ये क्या था, ये आपका गिवन नंबर था। एक नंबर जो मैंने आपको दिया, ये 12 क्या था, ये आपका रेफरेंस नंबर था, ये आपका रेफरेंस नंबर था जो आपको खुद से पता था। आपको पता था कि 1 डजन में 12 होता है, ठीक है। तो आपने जो भी नंबर दिया था उसको उस रेफरेंस नंबर से डिवाइड करके मुझे बता दिया कि कितने डजन है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं दैट माय डियर स्टूडेंट्स आई हैव 12.046 into 10 raised to the power 23 एप्पल्स, तो कितने मोल्स ऑफ एप्पल्स हैं मेरे पास, तो कितने मोल्स ऑफ एप्पल्स हैं मेरे पास, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि मैम
हमें पता है कि एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। अगर आपके पास में कुछ नंबर है तो आप क्या करो, गिवन नंबर को उस रेफरेंस नंबर से डिवाइड कर दो और आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। हाँ कि नहीं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बोला आपने। तो आपके पास में है 12.046 इंटू 10⁻23 और हमें पता है कि एक मोल में होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये कटेगा, ये कैंसिल होगा, ये 2 ज़र आ जाएगा, ये 1 ज़र आ जाएगा। तो मैम आपके पास आ गए 2 मोल्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैम ने कुछ नहीं किया, आपने मोल का फॉर्मूला निकाल दिया। पहला फॉर्मूला आपके पास आ गया और वो फॉर्मूला क्या है? मोल्स, जिसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं, मोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर। ठीक है, मोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर। क्या फॉर्मूला निकाला आपने? नंबर ऑफ moles is actually equal to given number divided by एवोगैड्रो नंबर का Na सिंबल बना दूं? यस मैम, 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं? ये राइट, यस। तो ये आपके पास में पहला फॉर्मूला आ गया, क्या? मोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर। ठीक है, अब चाहे कितने भी दे दें, गिवन नंबर को हमेशा डिवाइड करना है एवोगैड्रो नंबर से और आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। बहुत आसान है, कोई इशू नहीं है। यहां पर अब आपको क्या करना है, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एक होमवर्क क्वेश्चन मैम आपको दे देती हैं। क्वेश्चन है दैट यू हैव 3.011 इंटू 10⁻20 न्यूट्रॉन्स। फाइंड द मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आई होप आप कर लोगे, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है मैम, 2 मिनट में कर लेंगे। अगर आप ये कर लोगे तो आप दूसरा भी कर लोगे। दूसरा है दैट यू हैव 26 इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स। फाइंड द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोई इशू? कोई इशू नहीं है, कर लोगे इसको? परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम मोल्स हमने नंबर की टर्म्स में निकाल लिया, अब हम मोल्स निकालना शुरू करेंगे इन टर्म्स ऑफ मास। ठीक है, अब कैसे निकालना है? इमेजिन करो बेटा, अगर मैम ने बोला कि आपके पास में है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। मैम ने बोला 1 मोल हाइड्रोजन, तो यानी कि 1 मोल हाइड्रोजन का मतलब है दैट यू हैव 6.023 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। यस मैम, इतनी एटम्स हैं हमारे पास में। और बेटा मैं आपको बोल रही हूं कि हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है, मोलर मास, अब आप कहोगे मैम मोलर मास क्या होता है? मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एंटिटी। जो भी एंटिटी दी है उस जब भी कभी कहा जाए मोलर मास, तो आप समझ लेना कि उसके 1 मोल का मास ही है। तो अगर मैं आपको बोलती हूं दैट मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम पर मोल, तो इसका मतलब है दैट जो आपको 1 ग्राम दिया हुआ है वो मास है 1 मोल हाइड्रोजन का। यानी कि यू कैन से दैट दिस इज द मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन, विच मीन्स दैट 1 मोल में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं? मैम 6.023 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स का मास है। कितना? 1 ग्राम। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, यस। अब बेटा बस इतना ही समझना है। अगर इतना समझ गए तो जब आपको मोल्स निकालने हैं इन टर्म्स ऑफ
मास, तो आप कैसे निकालोगे? आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन दैट मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 2 grams ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, एटम्स लिख दूं तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? इन 2 grams ऑफ हाइड्रोजन, तो अब आप कैसे निकालोगे? देखिए मैम हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, और नंबर ऑफ मोल्स अब कैसे आएंगे? जो भी मुझे मास गिवन है, मुझे 2 ग्राम मास गिवन है, मैम इसको मैं डिवाइड किससे करूं? जो आपकी रेफरेंस वैल्यू है। अब बेटा हर एटम के लिए आपकी रेफरेंस वैल्यू बदल जाएगी, हर मॉलिक्यूल के लिए आपका जो मोलर मास है वो बदल जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का मोलर मास 1 ग्राम पर मोल होता है, हीलियम का मोलर मास जो होता है वो 4 ग्राम्स पर मोल होता है, तो इसी तरह से मोलर मासेस बदल जाते हैं। तो यानी कि मैम 2 को मुझे यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा हाइड्रोजन के मोलर मास से जो 1 है, यानी कि मोल्स आ गए 2, है ना? यस। तो यहां से आपको मोल्स निकालना आ गया इन टर्म्स ऑफ मास, जो भी गिवन मास है दैट डिवाइडेड बाय द मोलर मास। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं दैट मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास मोल्स विल बी इक्वल टू, जो भी आपको गिवन मास है उसको किससे डिवाइड कर दो? किससे डिवाइड कर दो? मैम मोलर मास से। यस, तो यहां पर आपको मोलर मास से डिवाइड करना है, ठीक है? अब इसके बाद मैम के पास में एक और आपके लिए होमवर्क आ गया, तो अपना होमवर्क नोट कर लो, मतलब मोस्टली तो आप लोगों को याद ही होगा, बट यू हैव टू लर्न masses फर्स्ट 30, ऐसे लिख देती हूँ, फर्स्ट 30 एलिमेंट्स। बेटा ये ना ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन पेपर में दिए हों, इसलिए ध्यान रखना कि आपको फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के मासेस याद होने चाहिए। अगर आपको उनके मासेस याद हैं तो आपको उनके मोलर मासेस याद है, मोल्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? यस, चलो यहां तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया है। अब मोल्स सिर्फ एक तरह से और निकालना रह गया है, विच इज मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है? तो जब आप मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम निकालते हैं, मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो जब आप मोल्स वॉल्यूम की टर्म्स में निकालते हैं तो इसके लिए 2 कंडीशंस आपके पास होनी चाहिए। वो 2 कंडीशंस हैं दैट मोल्स कैन बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर गैसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप वॉल्यूम की टर्म्स में मोल्स ना सिर्फ गैसेस के निकाल सकते हो, ना तो लिक्विड के निकाल सकते हो। अगर आपको लिक्विड की वॉल्यूम दी है तो आपको उस लिक्विड को के वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर ऐसे मोल्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है? लेकिन अगर आपको गैस की वॉल्यूम दी है तो फिर आप वॉल्यूम के टर्म्स में मोल्स निकाल सकते हो, ठीक है? तो इट मोल्स कैन बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर गैसेस, पहली चीज। दूसरी, गैस शुड बी प्रेजेंट at STP। STP क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। तो आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा दैट 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम एट STP। STP का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है? यस। तो अब आप इस टर्म्स में मोल्स कैसे निकाल सकते हैं उस चीज को लिख लीजिए बेटा। 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस, चाहे वो CO हो, चाहे वो CO2 हो, चाहे वो NO2 हो, चाहे वो SO2 हो, कोई भी गैस हो, अगर वो 1 मोल है, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP हैज वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 लीटर्स। STP कंडीशंस पे 1 मोल गैस, कोई भी गैस हो, उसकी 22.4 लीटर वॉल्यूम होती
है, ठीक है। 22.4 लीटर वॉल्यूम होती है अगर, तो आपको, अब मैंने अगर दे दिया कि 44.8 लीटर वॉल्यूम है कोई गैस की, तो बताओ उसके मोल्स कितने हैं। तो क्या आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं मैम। जो भी आपने वॉल्यूम दी है उसको रेफरेंस वैल्यू से, यहाँ पे रेफरेंस वैल्यू 22.4 लीटर है, उससे डिवाइड कर देंगे, है ना। यानी कि आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, दैट मोल्स का फॉर्मूला आ गया आपके पास में, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स। 22.4 लीटर्स, तो गैस की कोई भी वॉल्यूम दी हो, लीटर्स में उसको कन्वर्ट करो और 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो, तो आपको उसके मोल्स मिल जाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गैस के। ये कंडीशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको यहां तक क्लियर हुआ है बेटा, तो आप ये सारी चीजें, मैं साइड हो रही हूं, फटाफट पॉज कर लो और इनको लिख लो, ठीक है। पॉज करो और लिखो, मैं फटाफट आगे कर रही हूं, ठीक है। फिर पॉज करो, फिर लिखो, फिर पॉज करो, फिर लिख लो, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, ओके, क्लियर है, ओके। तो चलो अब हम आगे देखते हैं। अब बेटा अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मुझे बतानी पड़ेगी, ठीक है। यस, तो आप अगर ध्यान से देखें तो आपके सामने एक कैरिकेचर है, एक कार्टून है ना। यस, और इधर मैम ने ग्लास ऑफ वाटर बनाया हुआ है। तो अब इससे मैम क्या समझाना चाहती हैं, चलिए अब इसको समझते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, अगर आप इस कैरिकेचर की, इस कार्टून की, या फिर किसी की भी मान लो हाइट मेजर करते हो, तो आप क्या कहते हो, हाइट, मान लो इसकी हाइट जो है वो क्या है, 6 फीट है, ठीक है। यस, 6 फीट हो सकती है। और आप हाइट किस में मेजर करते हो, हम इंचेस में भी तो हाइट मेजर कर सकते हैं, इट कैन बी 72 इंचेस, ठीक है। और क्या हो सकता है बेटा, मैम 72 इंचेस हो सकता है, या फिर 180 सेंटीमीटर्स हो सकता है, 180 सेंटीमीटर्स हो सकता है, और इट कुड बी 1.8 मीटर्स, है ना। यस मैम, ये सारी चीजें हो सकती है। तो अब यहां पर मैं आपसे क्या पूछना चाहती हूं, इसको ध्यान से सुनना बेटा। जब हम हाइट मेजर कर रहे थे तो 6 फीट 72 इंचेस 180 सेंटीमीटर 1.8 मीटर, जब आप हाइट मेजर कर रहे हो तो क्या जब आप अलग अलग सिस्टम ले रहे हो, जब आप अलग अलग यूनिट सिस्टम ले रहे हो, तो क्या बंदा बदल जा रहा है, क्या ये कार्टून बदल जा रहा है? नहीं मैम, आप सेम ही पर्सन की हाइट को मेजर कर रहे हो अलग अलग यूनिट सिस्टम्स में, और जब आप अलग अलग यूनिट्स में उनको मेजर कर रहे हो तो वैल्यूज जो हैं वो अलग आ रही हैं, 6, 72, 180, 1.8, लेकिन जो पर्सन है वो सेम है। अब मैं आपको इससे, मैम ये क्यों बता रहे हो, ये थोड़ी कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड है, ये बिल्कुल कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड है, क्योंकि जब आप एक सोल्यूशन की बात करते हो तो एक सोल्यूशन में एक सॉल्वेंट होता है, जो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होगा जिसके अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डला होगा। तो बेटा कंसंट्रेशन जो होती है वो एक्चुअली बस यही होता है कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपका कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर मिक्स है। अब वो आप अलग अलग तरह से बता सकते हो, जैसे कि अगर मैं इस सॉल्यूशन की बात करूं और आप सोचो कि ये मान लो आपका क्या है, एक शुगर सॉल्यूशन है। अगर ये आपका एक शुगर सॉल्यूशन है तो आप इसमें कैसे मेजर कर सकते हो, आप ये मेजर कर सकते हो कि कितने ग्राम्स ऑफ, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ शुगर इज डिसॉल्व्ड इन, लेट अस से 500 ml ऑफ वाटर, है ना। तो आपने यहां पर क्या मेजर किया कि कितना ग्राम ऑफ शुगर जो है वो ml ऑफ वाटर के अंदर मिक्स्ड है। सेम इसी चीज को आप ये भी मेजर कर सकते हो कि ग्राम होगा आपका शुगर, शुगर का जो अमाउंट है वो ग्राम्स के अंदर है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो आपने लीटर में ले ली वाटर की, है ना। यस, तो अगर आपने इसको लीटर में ले लिया तो अब मैम वैल्यू बदल जाएगी कि कितना ग्राम इतने लीटर में प्रेजेंट है। तो क्या आप हर बार सोल्यूशन को बदल रहे हो? नहीं, आप एक ही सोल्यूशन को ले रहे हो और उसके अलग अलग तरीके से कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर रहे हो, और ये जो अलग अलग तरीके की कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं इन्हीं को कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एक्चुअली आपको सिर्फ यही बताती हैं दैट अ पर्टिकुलर amount of solute dissolved in a particular amount of
सॉल्वेंट। तो आप एक ही सोल्यूशन को अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल्सो एक तरह की कॉन्सेंट्रेशन टर्म एक सोल्यूशन की दूसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में भी कन्वर्ट की जा सकती है, जैसे कि ग्राम्स शुगर इन 500 ml वाटर। अगर मान लो मैंने आपको बोल दिया दैट यू हैव 50 ग्राम्स ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ वाटर, और मैं आपसे पूछ लूं कि अगर 500 ml में 50 ग्राम है, अगर 500 ml में 50 ग्राम है तो 1 लीटर पानी में कितनी शुगर हो सकती है? तो आप कहोगे कि यार अगर 500 ml में 50 ग्राम है तो हमें पता है कि 1 लीटर मतलब 1000 ml। अगर 500 में मेरे पास में 50 ग्राम है तो 1000 ml में मेरे पास कितनी हो जाएगी? 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 ग्राम शुगर हो जाएगी, राइट? यस। तो आपने क्या किया, इस बार आपने ग्राम्स पर लीटर बता दिया। तो आपको ये समझ आना चाहिए, आप एक पर्टिकुलर यूनिट सिस्टम, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म को दूसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं होती। अगर आपको इंटर कन्वर्जन आते हैं तो आपके लिए जिंदगी बहुत आसान है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म सबसे आसान पार्ट है, राइट? यस। तो चलो अब हम इसे शुरू करते हैं ना। कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली होता क्या है? इट इज द अमाउंट of solute dissolved in a particular amount of solvent. And हम क्या कहते हैं? That concentration, there are various concentration terms for solution। और वो क्या क्या है? हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कौन से हैं बेटा? हम डिस्कस करने वाले हैं मोलैरिटी को। एक एक करके सारे पढ़ेंगे हम मोलैरिटी पढ़ेंगे, हम मोलालिटी पढ़ेंगे, हम मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? ऑल्सो बेटा हम पीपीएम पढ़ेंगे, पार्ट्स पर मिलियन, ऑल्सो पीपीबी पढ़ेंगे, पार्ट्स पर बिलियन। तो ये आपकी एक ही पर्टिकुलर सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करने की अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। अगर एक बार समझ आ गया तो सारे के सारे बहुत आसान है, ठीक है? यस। तो चलो बेटा अब हम 1 बाय 1 हर एक को शुरू करते हैं। तो पहला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। मैम आपको फिर से बोल रही हैं, सिर्फ इस पर्टिकुलर चैप्टर में नहीं बच्चे, ये हर एक केमिस्ट्री के टॉपिक में आ ही जाता है, कहीं ना कहीं से ऐसा करें घुस जाएगा ये। यानी कि हमें इसे समझना बहुत जरूरी है और बहुत ही आसान है यार, क्या बड़ी बात है। मैम आप बता दो, हम 2 मिनट में समझ जाएंगे। तो बेटा मोलैरिटी होता क्या है? मोलैरिटी का मतलब है, मोलैरिटी में आपको इस R को ध्यान से देखना है, और मोलैरिटी को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैम हमें ना मोलैरिटी की डेफिनेशन बता दो फटाफट, ठीक है? मोलैरिटी क्या होता है? आपके पास में एक सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन के अंदर आप क्या बोलोगे कि कितने मोल्स आपके सोल्यूट के प्रेजेंट हैं इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मोलैरिटी को डिफाइन किया जाता है एज मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो अगर आप मोलैरिटी को डिफाइन करते हो तो आप मोलैरिटी को डिफाइन करते हो एज मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो होता है वो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, यानी कि जो M होता है वो मोल पर लीटर होता है, ठीक है? ये इसकी यूनिट होती है। अब मैम अभी भी हमें समझ नहीं आया। अब बच्चे आपको बहुत बार इस तरीके से सॉल्यूशंस मिलेंगे। कैसे सॉल्यूशंस मिलेंगे? चलो मैम बताती हैं। इमेजिन आई एम टेलिंग यू दैट यू हैव 3 मोलर एक्वस NaOH solution।
अब आपको कहीं पर ऐसा लिखा हुआ दिख गया कि आपके पास में 3m एक्वस NaOH सोल्यूशन है, तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे? 3m, m का मतलब क्या होता है? मोलर, मोलर, कैपिटल M मतलब मोलारिटी, है ना? हाँ, तो मैम इतना समझ आ गया। अब आपको पता है कि मोलारिटी क्या होता है, कि कितने मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में, कितने मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में। अब ये कहता है यू हैव 3 मोलर एक्वस NaOH सोल्यूशन। तो सबसे पहली बात जो आपको यहाँ पर समझनी है, जो आपको स्ट्राइक हो जानी चाहिए थी अब तक, वो है मैम एक्वस NaOH लिखा हुआ है। तो मैम इसको देखते ही मुझे पता लग गया कि जो मेरा सोल्यूट होगा मैम वो होगा NaOH, और जो मेरा यहाँ पे सॉल्वेंट होगा वो होगा मेरा वाटर। एक्वस लिखा है ना, मैंने कहा था कि ये आएगा, आ गया है ना। तो मैम सोल्यूट है मेरा इस सोल्यूशन के अंदर NaOH, सॉल्वेंट है मेरा वाटर, और इन दोनों को मिलाकर मुझे मिल रहा है सोल्यूशन। और 3 मोलर एक्वस NaOH सोल्यूशन को हम कैसे स्टडी करते हैं, कैसे रीड करते हैं? इसका मतलब होता है दैट यू हैव 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या है? NaOH है, यानी कि 3 मोल मेरे NaOH के प्रेजेंट हैं, आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो यानी कि मैम मेरे को एक चीज समझ आ गई कि मुझे कभी भी ऐसी कोई वैल्यू मिली दैट यू हैव 3 मोलर और 5 मोलर और 10 मोलर और 0.5 मोलर, तो उसका मतलब है कि उतने मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में। इतना क्लियर हुआ? अगर बेटा इतना क्लियर हुआ तो अगला पार्ट आप खुद मैम को करके बताएंगे। नेक्स्ट इज योर, यू हैव 2 मोलर एक्वस HCl सोल्यूशन। तो अगर आपके पास में 2 मोलर एक्वस सोल्यूशन है तो आप यहां पर क्या कह सकते हैं? मैम जो पहली चीज मुझे दिख रही है वो ये है कि मेरा जो सोल्यूट है वो क्या है? HCl है, और जो मेरा सॉल्वेंट है वो क्या है? यहाँ पर वाटर है। ठीक है, अब आप कहोगे मैम सॉल्वेंट का तो रोल ही नहीं है कोई, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, आगे के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में सॉल्वेंट का भी रोल आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसको रीड कैसे कर सकते हो? मैम मेरे पास में 2 मोल सोल्यूशन है, सॉरी मेरे पास 2 मोल है किसके? सोल्यूट के। सोल्यूट क्या है? HCl है, तो मैम 2 मोल है मेरे पास HCl के इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो 1 लीटर सोल्यूशन में मेरे पास में कितने? 2 मोल्स प्रेजेंट हैं। अब आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए हैं, तो अब हम यहाँ पर पहले इसको करने से पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। ये तो बेसिक चीज थी कि आप कैसे मोलर सोल्यूशन दिया हो तो उसको रीड करोगे, उससे चीजें निकालने की कोशिश करोगे। अगर आपको फॉर्मूला निकालना है मोलारिटी का, तो मैम मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होगा? बहुत ही आसान है बेटा। मोलारिटी का मतलब है कि कितने मोल्स आपके सोल्यूट के, तो यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है आपके 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, यानी कि आप इसको डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से। याद रखना यहाँ पे सोल्यूशन है, और ये वॉल्यूम बेटा आपकी होनी चाहिए लीटर्स के अंदर। ये वॉल्यूम आपकी लीटर्स में होनी चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको इतना समझ आया तो अब हम देखते हैं बेटा ठीक है, ये आ गया हमारे पास में मोलारिटी का एक फॉर्मूला। ठीक है, अगला फॉर्मूला समझाती हूँ भाई, अगला समझाते हैं मैम। अब मोलारिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और मैम मोल्स को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप यहाँ लिख सकते हो सोल्यूट, और मैम इसको डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से, जिसको हम लीटर्स में लेते हैं। तो मोलारिटी की जो यूनिट आती है वो आ जाती है मोल पर लीटर। तो हमेशा मोलारिटी आपकी मोल पर लीटर में होती है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब मोल्स कैसे निकालना सिखाया था बेटा? मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास कैसे था? मैम जो भी मास गिवन है दैट डिवाइडेड बाय द मोलर मास। तो यानी कि आप इसको आगे कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? यू कैन से दैट मोल्स ऑफ सोल्यूट इज गिवन मास। तो W क्या है आपका? गिवन मास है, तो W क्या है यहाँ पे लिख लो, गिवन मास।
डिवाइडेड बाय मोलर मास किसका, सल्यूट का, तो मोलर मास ऑफ सल्यूट, ठीक है। और बेटा गिवन मास भी किसका है, सल्यूट का है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया मैम, इसको डिवाइड करना है। अब बेटा अगर आपको वॉल्यूम मिलीलीटर्स में दी है तो उसको आपको लीटर्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो मान लो कि आपको वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर्स में दी है, तो मिलीलीटर्स में वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये आप इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये जो पूरा पार्ट है आपका लीटर्स में आ जाएगा। तो यहां से जो एक फॉर्मूला आपको अपनी बुक्स के अंदर लिखा हुआ दिखेगा वो ये है, मोलैरिटी इज इक्वल टू W गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो, लेकिन मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को फॉर्मूला याद करने के लिए नहीं बोलती हूं। मैं आपको बता रही हूं, आप समझ लो, आपको मोल्स निकालने आते हैं तो सीधा मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। बस इतना समझ आना चाहिए, कन्वर्जन्स तो हमें करनी आती है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद करना है तो फॉर्मूला याद करो, वरना डायरेक्टली आप इसे कर सकते हो। अगर आपको ये समझ आया तो अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को पूरा का पूरा समझ लेंगे। क्वेश्चन कहता है दैट यू हैव 4 ग्राम्स ऑफ NaOH, 4 ग्राम है NaOH, ठीक है, डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ वाटर, ठीक है। नेग्लेक्टिंग द वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, बेटा यहां पर मैं आपको सबसे पहले इस लाइन का मतलब बता दूं, नेग्लेक्टिंग द चेंज वॉल्यूम चेंज इन मिक्सिंग, ये आपको बहुत बार क्वेश्चन में लिखा हुआ दिखेगा। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो आपके पास में सॉल्वेंट है वाटर और आपके पास में सल्यूट है चीनी, ठीक है। तो जब आप जब आप पानी के अंदर चीनी को मिक्स करते हो तो चीनी मिक्स करते हो तो वॉल्यूम में एक चीज तो समझ आ रही है ना, जब हम कोई चीज मिक्स करते हैं तो मिक्स होने के बाद में थोड़ी बहुत कुछ वॉल्यूम तो होती है शुगर की, तो मैम बहुत ही माइन्यूट सा चेंज आता होगा जब सोल्यूशन बन जाता है। जब शुगर पानी के अंदर डाल दी उसके बाद में थोड़ा सा तो वॉल्यूम में कुछ चेंज आया होगा, थोड़ी तो वॉल्यूम बढ़ी होगी, लेकिन इतना कम अमाउंट में वो बढ़ती है कि हम उसको नियरली सेम ले लेते हैं। तो जब भी ये लाइन लिखी होती है निग्लेक्टिंग द वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, तो इसका मतलब होता है कि जो आपकी वॉल्यूम सॉल्वेंट की है, जो आपकी वॉल्यूम सॉल्वेंट की है, यानी कि चीनी और पानी को मिक्स करते हुए पहले जो पानी की जो वॉल्यूम थी वो आपका सॉल्वेंट था पानी, तो जो वॉल्यूम पानी की थी आप उसी को सोल्यूशन की वॉल्यूम ले लेते हो। जो थोड़ा बहुत चेंज आया था ना शुगर मिक्स करने पे, उसको आप निग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जो वॉल्यूम होती है सॉल्वेंट की उसको इक्वल टू ले लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन की, ठीक है। तो बस इस लाइन का ये मतलब होता है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं बेटा आगे। अब अगर हम देखें तो मैम हमें बोला गया है कि NaOH, तो मेरे को एक चीज समझ आ रही है कि जो सल्यूट है वो क्या है, NaOH है, और जो सॉल्वेंट है वो क्या है, पानी है। आगे क्या बोला गया है आपको, 4 ग्राम्स ऑफ NaOH, यानी कि आपको सल्यूट का मास गिवन है कितना, 4 ग्राम्स, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है मोलारिटी। मुझे एक बहुत अच्छे से चीज पता है दैट मोलारिटी जो होता है वो होता है मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। मुझे सिर्फ ये फॉर्मूला आता है और कोई फॉर्मूला नहीं आता। तो मुझे सल्यूट के मोल्स निकालने हैं, तो मैं सल्यूट के मोल्स कैसे निकाल सकती हूँ? मैम आपका सल्यूट ना NaOH है, तो जब आप और आपको मास दिया हुआ है तो मेरे को जो मोल्स है वो किसकी टर्म्स में निकालने पड़ेंगे, मास की टर्म्स में निकालने पड़ेंगे। मास की टर्म्स में मोल्स कैसे निकालते थे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना, वो तो याद है मैम। तो यानी कि मोल्स ऑफ NaOH जो होंगे वो क्या आ जाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ किसका मोलर मास होगा, NaOH का मोलर मास होगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे NaOH का मोलर मास, ठीक है। तो बेटा जो मोलर मास होता है NaOH का वो कैसे निकालोगे, मैंने आपको कहा था आपको सभी एलिमेंट्स के मोलर मासेस याद होने चाहिए। तो मैम जो मोलर मास होगा NaOH का वो कितना होगा, सोडियम का मोलर मास कितना होता है, Na का कितना मोलर मास होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना मोलर मास होता है 16 ग्राम्स पर मोल, तो प्लस 16 प्लस हाइड्रोजन है एक आपके पास में, तो मैम हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1, तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 40 ग्राम्स पर मोल। तो बेटा इसलिए मैं बोल रही थी कि आपको एलिमेंट्स के मासेस याद होने चाहिए, तभी आप इस तरीके से मोलर मास फटाफट कैलकुलेट कर पाएंगे।
ठीक है। तो पहले 30 एलिमेंट्स के मोलर मासेस तो प्लीज याद कर लीजिए, ठीक है। तो मैम 40 ग्राम्स पर मोल आ गया, परफेक्ट है बेटा। तो आप क्या यहां से मोल्स निकाल सकते हो, गिवन मास कितना है 4 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना निकाला 40, तो मैम 40 हो गया। दिस इज 1/10 विच इज इक्वल टू, चल 1/10 ही रखते हैं, परफेक्ट है। अब हमें मोलारिटी निकालनी है, तो मैम मोलारिटी के लिए मोल्स तो हम निकाल चुके हैं, 1/10 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। बेटा नेग्लेक्टिंग वाली बात बोली हुई है, तो जो भी सॉल्वेंट की वॉल्यूम थी वही सोल्यूशन की वॉल्यूम होगी। सॉल्वेंट की कितनी वॉल्यूम दी हुई है 250 ml, है ना, यस। तो मैम ये तो ना 250 हमें मिलीलीटर्स में दी हुई है, तो मिलीलीटर्स को लीटर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर, ठीक है। तो अब आपको इसको बस कन्वर्ट करना है, तो मैम आप इसको ना 1000 से डिवाइड कर दो, चाहे 1000 से डिवाइड कर दो, चाहे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात होती है, इसमें तो हमें कोई इशू नहीं है, परफेक्ट है। तो बेटा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, तो यानी कि आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी 1/10 इंटू 4/1 विच इज इक्वल टू 4/10 विच इज इक्वल टू 0.4 मोलर। तो जो आपकी मोलारिटी आई सोल्यूशन की वो कितनी आ गई 0.4 मोलर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो मोलारिटी निकालना बहुत सारी जगहों पे पूछा जाता है, हमने सिंपली सिर्फ ये किया, पहले मोल्स निकाले सोल्यूट के, वॉल्यूम जो थी वो मिलीलीटर्स में थी, लीटर्स में कन्वर्ट करी, इसमें पुट किया और हमारे पास में मोलारिटी आ गई। बहुत आसान था, कोई इशू नहीं है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने आ चुका है, वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है, फिर ही मेरा अप्रोच देखना है, बहुत आसान है। What mass of NaOH is to be taken to prepare 0.2 मोलर 500 ml solution, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे मैम, बहुत आसान है। देखो बेटा आपको इस बार मोलारिटी जो है वो 0.2 मोलर क्वेश्चन में दी हुई है, आपको वॉल्यूम जो है सोल्यूशन की कितनी दी हुई है 500 ml, ठीक है। What mass of NaOH, अगर आपसे पूछा हुआ है कि क्या मास ऑफ NaOH, तो यानी कि आप बोल सकते हो कि यहां पर आपका जो सल्यूट है वो क्या है NaOH है। मुझे पता है दैट जो मोलारिटी होती है वो क्या होता है मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम है सोल्यूशन की, किसमें लीटर्स में, है ना। तो अगर मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं कह सकती हूं मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स से मेरे को मिल जाएंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना, यस। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए आपका सोल्यूट है NaOH, आपको क्या करना है बस मोलारिटी को, मोलारिटी आपको दी हुई है 0.2 मोलर, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स में। अब आपकी वॉल्यूम सोल्यूशन लीटर्स में नहीं है, मिलीलीटर्स में है, तो मैम 500 को अगर आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये लीटर्स में आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया मैम 1, ये हो गया आपका 2, ठीक है। तो बेटा यहां से ये कैंसिल होगा 0.1, बेटा आपके जो मोल्स आ गए वो कितने आ गए 0.1, ठीक है। क्या आपसे क्वेश्चन में मोल्स पूछे थे, नहीं, आपसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द मास ऑफ NaOH, लेकिन मैम हमने तो मोल्स निकाले हैं, मास कैसे निकालेंगे। चलो बेटा अब आपको हमेशा वही वाली चीज याद करनी है जो हम अभी पढ़कर आए थे, मोल्स ऑफ NaOH। जब मास की बात की है तो ऑब्वियसली मैम इन टर्म्स ऑफ मास ही देखेंगे, तो W यानी कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। NaOH का मोलर मास अभी कैलकुलेट किया था, कितना था 40 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। तो यहां पर हम बोल देंगे मैम मोलर मास लिखना था हमें NaOH का, दिस इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन 40 ग्राम्स पर मोल, अभी कैलकुलेट किया था। मोल्स ऑफ NaOH यहां से कैलकुलेट किए, कितने आए 0.1, तो मैम इसको 0.1 कर दो, तो जो मास आएगा आपके पास में NaOH का वो कितना आ जाएगा 0.1 इंटू 40 विच इज इक्वल टू 4 ग्राम्स। क्या कोई बड़ी बात थी, बहुत आसान था, है ना, यस। तो यहां से हमने क्वेश्चन निकाल दिया, आंसर व्हाट मास ऑफ NaOH कितना 4 ग्राम मास आ गया। क्या बड़ी बात कर दी, बहुत आसान था ये। तो अगर ये आसान था तो आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क आने वाला है, देखो, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन जो है वो आपका है होमवर्क। तो भाई मैंने आपको टोटल आई थिंक सो जितना मुझे याद है 3 चीजें होमवर्क में दी हैं और ये तीनों चीजें आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जवाब देने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। बहुत जरूरी है कि आप होमवर्क जरूर करो, ठीक है। चलो
यहां तक हम कर लेंगे मैम, कोई इशू नहीं है। अब आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 900 ग्राम्स ऑफ प्योर वाटर, और वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। पहले वीडियो को पॉज करो और खुद थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैम का अप्रोच देखो, लेकिन पहले खुद ट्राई करो, ठीक है। पॉज किया वीडियो, ट्राई किया, अब मैम करवाएंगी। देखो, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 900 ग्राम प्योर वाटर। अब मेरे पास ना प्योर वाटर है, तो मैम प्योर वाटर में आप प्योर वाटर को सोल्यूशन कैसे बोल सकते हो? प्योर वाटर तो सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, राइट? यस, लेकिन फिर भी आपको जो वाटर है उसको अब एक सोल्यूशन की तरह लेके चलना है। अगर आप उसको एक सोल्यूशन की तरह लेके चलोगे तो आप कहोगे मैम उसके अंदर ना दो चीजें होनी चाहिए। वो दो चीजें क्या है? एक सल्यूट होना चाहिए और एक सॉल्वेंट होना चाहिए। तो मैम प्योर वाटर के अंदर, प्योर वाटर में हम ये बोल सकते हैं कि जो सल्यूट है वो क्या है? वाटर है, क्योंकि प्योर वाटर है ना। यस, और मैम जो सॉल्वेंट है ना, पक्का वो भी वाटर ही है। तो सल्यूट भी पानी है, सॉल्वेंट भी पानी है, वो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब आपको यहां पर दिया गया है 900 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो सल्यूट का जो मास है, आपको वाटर का जो मास है वो गिवन है कितना? 900 ग्राम्स। अब आप कहोगे कि मैम हमें ना वाटर का मास तो दिया हुआ है और हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए चाहिए होता है मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब एक बार को हम ये भी कंसिडर कर लें कि जो सॉल्वेंट की वॉल्यूम है वही सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, लेकिन उसके लिए हमें तो सॉल्वेंट की वॉल्यूम दी होनी चाहिए थी, वो भी नहीं है। क्या करें अब, क्या करें? सोचो 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 सोचो। आ गया दिमाग में? मेरे तो दिमाग में आ गया। क्या करना है मैम, मेरे को मास दिया हुआ है, एक और ध्यान से चीज देखो तो मेरे को ना डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी का क्या रोल है? अब कुछ क्लिक हुआ। क्या हुआ मैम? डेंसिटी जो होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है। मेरे पास मास है वाटर का, मेरे पास डेंसिटी है वाटर की, तो क्या मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल सकती हूँ? ओहो, स्ट्राइक कर गया। यस, तो यानी कि मैम जो वॉल्यूम होगी वाटर की वो हो जाएगी डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू मास ऑफ वाटर। डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो 1 इंटू, अगर बेटा 1 ग्राम पर मिलीलीटर है तो आपको ये समझ आना चाहिए कि जो मास है ना वो आपको ग्राम्स में ही लेना है, और जो वॉल्यूम आएगी वो किस में आएगी? मिलीलीटर में आएगी। तो डेंसिटी 1 है तो मास मेरे को ग्राम्स में लेना है, वॉल्यूम आएगी मिलीलीटर्स में। तो ये जो मेरी वॉल्यूम आएगी पानी की, ये मैम मिलीलीटर्स में आएगी, ठीक है। ओके, 1 इंटू मास दिया हुआ है 900 ग्राम्स, तो मैम 900 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गई 900 मिलीलीटर्स। तो 900 ग्राम पानी की जो वॉल्यूम है वो 900 मिलीलीटर है, ठीक है। चलो ठीक है, तो वॉल्यूम भी आ गई मिलीलीटर में, जिसको मैं लीटर में कन्वर्ट कर लूंगी। अब मेरे को मोल्स चाहिए पानी के, क्योंकि वही तो सोल्यूट है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे। मोल्स ऑफ वाटर के लिए गिवन मास चाहिए मुझे विच इज 900, और आपको मोलर मास चाहिए वाटर का। तो अगर आप मोलर मास ऑफ वाटर की बात करते हो तो वो कैसे आएगा? हर एक एटम का मोलर मास आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। यस, तो मैम ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16 ग्राम्स पर मोल, और एक हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1 ग्राम्स पर मोल। तो +1 इंटू, क्योंकि 2 है तो मैम 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर दो 2 से मल्टीप्लाई, आ गया 18 ग्राम्स पर मोल। आ गया ना। तो 900 को मैम 18 से हम कर देंगे डिवाइड, तो ये आ गए मोल्स। मोल्स भी आ चुके हैं, वॉल्यूम भी आ चुकी है, क्या बड़ी बात है भाई। अब निकाल दो आंसर। तो मोलैरिटी ऑफ वाटर जो है वो क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ वाटर विच इज 900 अपॉन 18 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। सॉल्यूशन की वॉल्यूम को हम सॉल्वेंट की वॉल्यूम के इक्वल ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा चेंज तो कुछ आएगा नहीं। 900 ml लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, तो 900 डिवाइडेड बाय 1000, 900 से 900
कैंसिल हो गया, और जो आपकी मोलैरिटी आई वाटर की वो आ जाएगी 1000 डिवाइडेड बाय 18 विच इज इक्वल टू 55.55 मोलर। और बेटा ये जो आपने अभी रिलेशन निकाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जो आप अगर याद कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। प्योर वाटर कितने भी ग्राम्स हो, चाहे 900 ग्राम हो, चाहे 18 ग्राम हो, चाहे 10 ग्राम हो, चाहे 15 ग्राम हो, आप कैलकुलेट करोगे तो प्योर वाटर की मोलैरिटी हमेशा 55.55 मोलर ही आएगी। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो मैम आपको यहां पर एक होमवर्क क्वेश्चन दे सकती हैं, दैट यू हैव टू कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 20 ग्राम प्योर H2O। ठीक है, अब इसमें मैं आपको डेंसिटी दूं या ना दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको खुद से समझ आना चाहिए दैट डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 1 ग्राम पर मिलीलीटर है। जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा, आपको खुद भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है। ये जब आप खुद कैलकुलेट करोगे पिछली बार के जैसे तो देखना आंसर आपका 55.55 ही आएगा। ठीक है, अगेन बच्चा ये भी आपका होमवर्क है, तो यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में क्या आ रहा है, एक बेटा क्वेश्चन आ रहा है which is 1 liter solution of a solute X has molarity 3 molar। ठीक है, ओके। If the solution contains 180 gram solute X in it, the solute might be। तो ये आपका ऑप्शन ए है, ये आपका ऑप्शन बी है, ये आपका ऑप्शन सी है और ये आपका ऑप्शन डी है। तो क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है। ठीक है, तो खुद ट्राई करो भाई। अब वीडियो को पॉज करके मैं जितना सोच पा रही हूँ, मेरी बच्चा पार्टी ने पक्का क्वेश्चन को खुद ट्राई किया होगा। देखो जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं आएगा। मैं तुम्हारे लिए 1000 सवाल सॉल्व कर दूंगी, लेकिन जब तक खुद पेन और नोटबुक नहीं उठाओगे यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। देखकर जरूर लगता है कि अरे मैम समझ आ गया, अब तो हम कर लेंगे। जब खुद करने बैठते हैं ना तो बस दिमाग हिल जाता है। मैं एक्चुअली आपको ये बात बता रही हूँ क्योंकि मुझे भी जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे ऐसा लगता था कि खुद से करने की क्या जरूरत है, कर तो रहे हैं, समझ भी आ रहा है, सब कुछ क्लियर है। नहीं, जब नोटबुक लेकर बैठोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, खुद ट्राई करना पड़ेगा। और जब एक बार क्वेश्चन सही होता है ना तो क्या फीलिंग आती है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करने का मन करता है, फिर उसका अगला क्वेश्चन करने का मन करता है, मतलब खुद से ही कंपटीशन हो जाता है और उसका मतलब वो तो नेक्स्ट लेवल फीलिंग होती है। तो आपको जरूर ट्राई करना है कि खुद क्वेश्चंस को सॉल्व करो, देखना कितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। 1 लीटर सोल्यूशन, तो मैम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो मेरे को 1 लीटर दी हुई है, ऑफ अ सोल्यूट एक्स हैज मोलैरिटी 3 मोलर। तो अगर किसी सोल्यूशन का 3 मोलैरिटी है तो इसका मतलब क्या है, हमें इसको रीड करना आता है, बिल्कुल आता है मैम। 3 मोल सोल्यूट के हैं किसमें, 1 लीटर सोल्यूशन में। ऑल्सो आपको क्वेश्चन के अंदर सोल्यूशन की वॉल्यूम दी हुई है 3 लीटर, यानी कि आपके पास में जो भी सोल्यूट है उसके मोल्स जो है वो कितने हैं, 3 हैं। ये बात मुझे समझ आ गई। ठीक है, तो 1 लीटर सोल्यूशन ऑफ सोल्यूट एक्स हैज मोलैरिटी 3 मोलर, जहां से मुझे समझ आ गया कि 3 मोल्स प्रेजेंट है। इफ द सोल्यूशन कंटेन्स 180 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट एक्स, ऑल्सो बेटा आपको इसमें मास ऑफ सोल्यूट जो है वो कितना दिया हुआ है, 180 ग्राम्स। आपको बताना है कि सोल्यूट इनमें से कौन सा है। ठीक है, अब आपको पता है आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो कि मोल्स ऑफ सोल्यूट भी दिया हुआ है और गिवन मास ऑफ सोल्यूट भी दिया हुआ है, यानी कि मैम मोल्स ऑफ सोल्यूट एक्चुअली क्या होता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट होता है ना। दोनों चीजें दी हुई हैं, पुट कर दो, मोल्स ऑफ सोल्यूट 3, गिवन मास आपको 180 दिया हुआ है, तो मोलर मास आपको निकालना है। ठीक है, तो मैम यहां से मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो है वो आ जाएगा 180/3 विच इज इक्वल टू 60 ग्राम्स। ठीक है, तो जो ये आपको दिए हुए हैं आपको इनके मोलर मासेस निकालने हैं, बस इनके एक एक मोल का जो मास होता है वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, यस। चलो अब हम मैम इसको कैसे करेंगे, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, और बेटा अगर आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा आएगा, 180 ग्राम्स पर मोल आएगा।
ठीक है। तो मैम इसका जो मोलर मास है वो तो 180 ग्राम्स आया है, कार्बन का 12 होता है मोलर मास, तो 6 × 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 × 6, ठीक है, टोटल आ जाएगा 180 ग्राम्स पर मोल। तो यानी कि 60 तो नहीं आ रहा, तो ये तो आपका करेक्ट आंसर नहीं है। इथेनॉल की बात करो, इथेनॉल यानी कि CH3 CH2OH, इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। इसका मोलर मास कितना आ जाएगा, कार्बन है 2 यानी कि 12 × 2 प्लस ऑक्सीजन है 1 तो 16 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन 3 4 5 और 6, ठीक है, इसको ऐड करो तो 12 × 2 होता है आपका 24, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 24 प्लस 16 प्लस 6, तो 6 + 4 = 10, फिर 6 आ जाएगा तो यहाँ पे 6 आ गया, ये 146 आ गया, ठीक है, तो ये 46 ग्राम्स पर मोलर है ना, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है, इथेनॉल भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज योर यूरिया। यूरिया जो है उसका फॉर्मूला होता है NH2C+O NH2। अब इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। 2 नाइट्रोजन है तो यानी कि 14 × 2 प्लस 1 कार्बन है तो 12 प्लस 1 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे लिख देती हूँ 16 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 2 और 2 4 तो 4 × 1, राइट, यस। तो मैम इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 28 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 4, तो कितना आ गया 8 + 2 10, 6 + 4 10, तो 0 और 2 2 3 4 5 6, तो मैम 60 ग्राम्स पर मोल जो है वो हमारा आंसर आ गया और आपको 60 ग्राम्स पर मोल ही चाहिए था, यानी कि ऑप्शन सी जो है यूरिया वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो सुक्रोज भी नहीं होगा, हमें यूरिया मिल ही गया तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है विच इज ऑप्शन 3। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को बच्चा अप्रोच करना है, ठीक है, यस, बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग बच्चे। अब जो नेक्स्ट हम चीज पढ़ने वाले हैं दैट इज मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस, लेकिन आई थिंक सो आज टाइम हो चुका है, ठीक है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। तो मैं आपको इमेजिन करने के लिए एक चीज देके जा रही हूँ जो आपको सोचना है, ठीक है, इमेजिन करना, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। यू हैव अ सोल्यूशन, आपके पास में एक सोल्यूशन है जो 3 मोलर है, ठीक है, एक सोल्यूशन है NaOH का, ठीक है, एक्वस NaOH का सोल्यूशन है कितना 3 मोलर, ठीक है, और इसकी वॉल्यूम जो है लेट अस से इट इज 250 ml, कितनी है 250 ml। ये आपका एक सोल्यूशन था, इसी सोल्यूशन को मैंने कोई दूसरे सोल्यूशन के साथ मिक्स कर दिया, दूसरा सोल्यूशन है 2 मोलर सोल्यूशन है और इसकी वॉल्यूम जो है वो आपके पास में 500 ml है। अगेन बेटा ये भी आपका एक्वस NaOH का ही सोल्यूशन, ठीक है, ये आपका दूसरा सोल्यूशन था। मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया और मिक्स करके मैंने एक नया सोल्यूशन बनाया, उसकी मोलैरिटी कितनी होगी वो आपको मुझे बताना है। इस नए सोल्यूशन की मोलैरिटी जब मैं इन दोनों को मिक्स कर दूंगी तो क्या बनेगी वो आपको मुझे बताना है, ठीक है। तो ये अगेन आपका होमवर्क होगा, बस आपको सोचना है, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये टॉपिक है हमारा अगली बार डिस्कस करने का, ठीक है, यस। तो इसको आप सोचना, थोड़ा अपना दिमाग लगाना, ट्राई करना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में तो यहीं से शुरू करने वाले हैं, कोई इशू नहीं है, परफेक्ट है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आज बेटा हमने बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, क्योंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास थी, आज हम सॉल्यूशंस को स्टार्ट कर रहे थे, आज हम सॉल्यूशंस को समझ रहे थे कि क्या होता है, राइट, यस। तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपको सब चीज़ें समझ आई होंगी, बहुत बेसिक चीज़ें की हैं आज हमने, जो किया है उसे आपको रिवाइज करना है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी अब वो ये है कि जब आपको एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी ना तो आपको कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। अब देखो मैं नहीं हूँ वहाँ पर आपको जज करने के लिए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, कितने नहीं आए, कितने आंसर आपने सही किया, ठीक है। तो आपको बहुत क्रेजी साउंड करेगा, लेकिन प्लीज़ मेरे कहने पर कुछ दिन ये ट्राई करना, फिर आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। आई एम टेलिंग यू, मुझे पता है बहुत किडिश लगेगा अभी,
जब प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर रहे हो ना तो सोचो 10 क्वेश्चंस मिले आपको, ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस आप सही करो, आंसर की तो मिलेगी, जितने क्वेश्चंस आप सही करो, आपकी मम्मा किचन में काम कर रही होंगी या फिर मम्मा टीवी देख रही होंगी या मम्मा कुछ भी काम कर रही होंगी, अपना काम कर रही होंगी, तो मम्मी के पास जाना और मम्मी को जितने क्वेश्चन सही हुए हैं ना, मम्मी को बोलना, मम्मी पहले सीधा बोलना, मान लो आपके 8 सवाल सही हुए हैं तो आप मम्मी को बोलना, मम्मी मेरी ना पीठ 8 बार थपथपाओ, 8 बार, ठीक है। तो मम्मी पूछेगी कि क्यों, क्या हुआ, 8 बार क्यों थपथपानी है ठीक पीठ, है ना, तो फिर बताना कि आज मम्मी मैंने ना 8 सवाल सही किए थे इसलिए। तो मम्मी कहेगी 2 सवाल क्यों गलत किए बेटा, वो भी सही करना, ठीक है, तुम कहोगे ओके। फिर अगले दिन तुम्हें फिर से तुम्हारी प्रैक्टिस शीट मिलेगी, अब अगले दिन तुमने फिर से क्वेश्चन सही किए, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही किए फिर से मम्मी के पास जाना है, फिर से मम्मी को बोलना है कि मम्मी इतनी बार पीठ थपथपा दो। तो इस तरीके से आपकी मम्मा भी धीरे धीरे आपका इंतजार करने लगेंगी कि आप आओगे उनके पास, आप बोलोगे कि मम्मी पीठ थपथपाओ, उससे मम्मी को पता लगेगा कि कितने क्वेश्चन सही हैं और अंदर आपके अपने आप एक जुनून आएगा कि यार और ज़्यादा सही क्वेश्चंस करने हैं और ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि मम्मी खुश हो, और मम्मी भी इंतजार करेगी कि आज पता नहीं कितने क्वेश्चन सही करके आएगा या करके आएगी और कितनी बार मुझे पीठ थपथपाने को मिलेगी, राइट, यस। तो इससे क्या होगा, आपको खुद से मोटिवेशन मिलेगा। क्लास में होते हैं तो टीचर अप्रिशिएट कर देता है, मोटिवेशन मिल जाता है, तो एकदम नॉर्मल मोटिवेशन हर किसी को चाहिए होता है, नॉर्मल इंसान है यार, हमें चाहिए होता है मोटिवेशन, और ये बेस्ट फीलिंग होती है जब आपकी मम्मी इंतजार करेगी ना आपका कि हाँ 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 पीठ थपथपाएगी, थपाऊंगी मैं उसका, कितने सही आंसर किए हैं, तो बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा चाइल्डिश है पर 1 बार या 2 बार ट्राई करके देखना, मजा आ जाएगा, नेक्स्ट फीलिंग है वो, ठीक है। ओके बच्चे, तो आई होप आपको सब कुछ समझ आया है। डू लेट मी नो कि आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको इस लेक्चर में और क्या क्या मैं अप्लाई करूं ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तैयारी अच्छे से करनी है, मेहनत करनी है, NCERT पढ़नी है और क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं और प्रैक्टिस शीट करके मम्मा के पास जाना है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।